कि आसमान के ऊपर से कॉमेट गिर रहा होता है। एक कॉमेट जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि असल में वाकई में कॉमेट है या फिर क्या है। वो कॉमेट जो होता है ऊपर से सीधा नीचे की तरफ आता है और आकर सीधा समंदर के अंदर गिर जाता है। जब वो पानी के अंदर गिरता है तो वहां पर जो आम नागरिक जो होते हैं वो बेचारे अपने रोजमर्रा के काम कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो पानी के अंदर गिरता है तो एक बड़ी सी सुनामी आ जाती है। एक बड़ी सी पानी की लहर पानी के अंदर से बाहर निकलती है। सभी लोग उसे देखकर डर के मारे भागना शुरू कर देते हैं। तो पानी की लहर इतनी बड़ी होती है कि वो एक काफी बड़े एरिया को पूरी तरह से कवर कर लेती है। तो जब लोग वहां पर से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, यहीं पर एक छोटी बच्ची को दिखाता है कि वो बेचारी भागते हुए गिर जाती है, लेकिन यहीं पर पानी रुक जाता है क्योंकि वहां पर कुछ वॉरियर्स होते हैं। ये मार्शल आर्ट्स की दुनिया, और मार्शल आर्ट्स की दुनिया में सभी लोग मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को यूज करना जानते हैं। जो लोग मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करते हैं तो वो लोग वहां पर उनको बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो कुछ और भी वहां पर मार्शल आर्टिस्ट आ जाते हैं जो कि आइस पावर को यूज करते हैं, वहां पर पानी को फ्रीज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अफसोस के यहाँ पर वो कॉमेट की वजह से जो बड़ी वेव बनी थी वो इतनी पावरफुल थी कि इन लोगों की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स भी उनके सामने नहीं टिक पाई, और पानी जो है पूरे के पूरे एरिया को कवर कर लेता है, और पानी जहां तक उसकी नजर जाती है वहां पर पानी उस सबको बर्बाद कर देता है। यहीं पर से एक मंत्री को दिखाते हैं कि वो भागता हुआ सीधा एम्परर के पास आता है और उसे कहता है कि एम्परर एक बहुत ही बुरी खबर है। एक बहुत ही बुरी खबर है कि आसमान के ऊपर से अचानक कोई चीज गिरी और पानी के अंदर से एक बड़ी लहर निकली जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तबाही मची है। और इसी के साथ ही वहां पर उस साल के बारे में ईस्ट कोस्ट के अंदर एक रिकॉर्ड लिखा जाता है जिसके अंदर बताया जाता है कि उस साल जब यहाँ पर एक आसमान के ऊपर से कॉमेट गिरा था तो बहुत सारे लोग मारे गए थे, लेकिन उस कॉमेट के बारे में किसी को ये नहीं पता कि उस कॉमेट के अंदर क्या था और वो कॉमेट गिरा क्यों था। तो यहाँ पर से फाइनली हमारी कहानी स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि तो ये स्टोरी का प्रीलॉग था। तो इस कहानी के स्टार्ट में दिखाता है कि एक एल्डर जो कि एक बटलर होता है एक फैमिली का, वो यहाँ पर एक यंग मास्टर को लेने के लिए एक गांव के एरिया में जाता है जिसे मछुआरों का गांव कहा जाता है। तो वो वहां पर पहुंचता है और कहता है कि लगता है कि हम लोग मछुआरों के गांव में पहुंच गए, क्योंकि वो गांव जो होता है वो समुद्र के किनारे बसा होता है, वहां पर काफी छोटा सा गांव होता है। तो उसका साथी उसे कहता है कि आपको वाकई में लगता है कि मास्टर शिमू यहीं पर रहते हैं। तो वो यहाँ पर अपनी फैमिली के यंग मास्टर को ढूंढने के लिए आए होते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली का जो मास्टर होता है ये उसका बेटा होता है, जो कि यही समझ लो कि नाजायज बेटा है। तो बटलर चैंग का साथी उसे कहता है कि बटलर चैंग, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मास्टर शी चुपचाप हमारे साथ यहाँ पर से वापस चलेंगे? उसके डैड की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। मास्टर चैंग उसे कहते हैं कि शांत हो जाओ, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। और इसी के साथ ही वो उसके कॉटेज की तरफ आगे जाते हैं। जैसे वो जाकर कॉटेज के दरवाजे पर नॉक करते हैं, दरवाजा अपने आप ही टूट जाता है और अंदर गिर जाता है। अंदर आने के बाद वो चेक करते हैं तो शिमू वहां पर नहीं होता। वो पूरा कमरा चेक कर लेते हैं और इसी के साथ ही साथ कुछ और लड़के होते हैं जो कि शिमू के साथ ही यानी कि गांव वाले होते हैं। वो लोग इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि देखो तो यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं। अगर ये लोग हायर ऑफिशियल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इतनी आसानी के साथ आकर ये शिमू के घर के ऊपर अटैक कर सकते हैं। इन लोगों ने तो यंग मास्टर शिमू के दरवाजे को भी तोड़ दिया है। जबकि दूसरा साथी उसको रोक देता है और कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? उनकी ड्रेस को देखो, वो जिन फैमिली के लोग हैं, जिन फैमिली के लोगों के साथ तुम पंगा लेना चाहते हो। मुझे लगता है कि शिमू का उनके साथ कोई ना कोई रिलेशन होगा जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पर शिमू को लेने के लिए आए हैं। इसी के साथ ही जब वो लड़का उसे ये बात कहता है तो ये बात सुनने के बाद वही लड़का अब यहाँ पर उसका पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है। वो कहता है कि देखो तो जरा, यहाँ पर वो कमीना एक ऑर्फन बचा था जिसका बाप नहीं था, लेकिन अब अचानक से जिन फैमिली के लोग उसे अडॉप्ट करने के लिए आ गए हैं। लगता है कि वो भिखारी अब यहाँ पर हमारे ऊपर राज करेगा। इसके साथ ही मास्टर चैंग के साथ ही उसे कहता है कि यंग मास्टर शी तो यहाँ पर नहीं है, अब हम लोग उसे कहाँ पर ढूंढेंगे? तो मास्टर चैंग उनसे कहते हैं कि यहीं पर वो कहीं आसपास ही होगा, हो सकता है कहीं समुद्र में मछली पकड़ने के लिए गया हो। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक चट्टान के ऊपर का दिखाया जाता है जहां पर शिमू बैठा होता है। तो शिमू वहां पर बैठा एक शंख बजा रहा होता है और इसी के साथ ही वो अपनी मॉम को याद करता है, क्योंकि उसकी मॉम अभी भी यहाँ पर मरी होती है और उसकी मॉम मरने से पहले उसे कहती है मैं तुम्हारे डैड से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। हालांकि पिछले 14 साल से तुम्हारे डैड घर वापस नहीं आए, तुम्हारे पैदा होने के बाद से वो घर वापस नहीं आए, लेकिन इसके बावजूद मैं उनकी जिम्मेदारी को समझती हूँ, उनकी मजबूरी को समझती हूँ। वो जिस काम के लिए गए थे वो एक ऐसे इंसान थे जो मार्शल आर्ट्स को परस्यू करना चाहते थे, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनना चाहते थे। इसी वजह से हमें यहाँ पर छोड़कर चले गए, लेकिन मैं उसके लिए उनको ब्लेम नहीं देना चाहती और मैं चाहती हूँ कि जब तुम दोबारा अपने फादर को मिलो तो एक फादर की तरह उन्हें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देना। तो हमारा शिमो जो था अपनी मॉम की बातें याद करने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था कि उसकी मॉम जो थी मरने से पहले उससे ये बात क्यों कहकर गई कि उसके डैड जो थे वो उनकी मजबूरी को समझती हैं। हालांकि उसका बाप जो था वो पिछले 14 साल से अपने बेटे से मिलने के लिए यहाँ पर आया ही नहीं। तो उसकी मॉम मरने से पहले उसे ये भी कहती है कि तुम्हें यहाँ पर अपने डैड की तरह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनना होगा, तुम्हें एक मार्शल आर्टिस्ट बनना होगा। और उसी के बाद उसकी मॉम मर जाती है। तो ये बातें सोचने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था और साथ ही ऊपर से नीचे की तरफ जंप लगा देता और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं यहाँ पर अपने डैड को बिल्कुल भी दोबारा से रिस्पेक्ट नहीं देने वाला, वैसी रिस्पेक्ट जैसी मेरी मॉम चाहती है। पता नहीं मेरी मॉम अभी भी यहाँ पर डैड से इतना प्यार क्यों करती है जबकि वो उन्हें छोड़कर चला गया। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट्स के लिए कोई इंसान यहाँ पर अपनी बीवी और अपने बच्चे को छोड़कर 14 साल के लिए उनसे दूर रहता है। शिमो वहां पर यही सोच रहा था कि मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा मैं उस बंदे को अपना फादर कह पाऊंगा, वो बंदा मेरा फादर कहलाने के लायक नहीं है। और इसी के साथ शिमो
शिमू जो होता है वहां पर पानी के अंदर, पानी की गहराई में एक बड़ी सी चट्टान होती है, एक बड़ा सा पत्थर होता है जो कि किसी एक बड़े से शंख के ऊपर गिरा होता है, एक बड़ी सी सिप्पी के ऊपर गिरा होता है और वो जाकर उसको वहां पर से निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तो यहाँ पर तकरीबन उसे 2 साल हो चुके होते हैं और वहां पर पत्थर खोद खोद कर वो उस बड़ी सी सिप्पी को वहां पर से निकालने की कोशिश कर रहा होता है और काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका होता है, पता नहीं कैसे, लेकिन वो बड़ा सा पत्थर जो होता है उस शिपी के ऊपर गिर चुका होता है। वो बेचारी शिपी वहां से निकल नहीं पा रही होती है, लेकिन जैसे ही जब वो उसके करीब पहुंचता है तो शिपी के अंदर से बहुत ही रेड कलर का ऑरा निकलता है जो कि शिमू की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो शिमू पिछले 2 साल से यहाँ पर आता था और इस शिपी के अंदर से जो ऑरा निकलता तो उसे एब्जॉर्ब करता और साथ ही पत्थर को तोड़ता रहता ताकि यहाँ पर कभी ना कभी इस शिपी को आजाद करवा सके। इस बार जब वहां पर से रेड कलर का ऑरा निकलता है तो ऑरा एब्जॉर्ब करने के बाद वो बॉडी टेम्परिंग के 7th लेवल पर पहुंच जाता है। फिर साथ ही अपना शावल लेकर पत्थर खोदना स्टार्ट करता है। वो उस पत्थर को तोड़ रहा था और साथ ही वो कहता है मुझे लगता है कि अब यहाँ पर फाइनली मैं इस पत्थर को तोड़ सकता हूँ क्योंकि मैं इसके काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका हूँ। मुझे नहीं पता कि ये सिप्पी जो है यहाँ पर इस बड़े से पत्थर के नीचे कैसे दबी, लेकिन फाइनली मैं यहाँ पर से इसे आजाद करवाने वाला हूँ क्योंकि जब मैं इसके पास से गुजरा था तो इसके अंदर से रेड कलर की एनर्जी निकली थी जो मेरी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हुई, जिसने मुझे काफी फायदा दिया और पिछले 2 साल से यहाँ पर मैं इसके अंदर से निकलने वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ और उसी के बाद मैं यहाँ पर इसकी मदद करने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ ताकि मैं इसका रिपे बैक कर सकूं क्योंकि इसने यहाँ पर अपनी एनर्जी के साथ मुझे बॉडी टेम्परिंग के 7th लेवल तक पहुंचा दिया, तो मैं कम से कम इसे आजाद तो करवा ही सकता हूं। और वहीं पर फाइनली वो आखिरी पत्थर निकालता है तो सिप्पी आजाद हो जाती है। तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैंने फाइनली सिप्पी को आजाद कर दिया। लेकिन जैसे वहां पर वो ये देख रहा होता है क्योंकि वो पत्थर खोद रहा होता है तो पत्थर की जो नींव होती है वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है और पूरे का पूरा पत्थर ही अब उसके ऊपर गिर जाता है और सिप्पी फिर से वहां पर पत्थर के नीचे दबने लगती है। लेकिन हमारा शिमो जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और वो अपने हाथों को ऊपर की तरफ करते हुए अपनी जो उसकी बॉडी टेम्परिंग के 7th लेवल की एनर्जी होती है उसी के साथ उस पत्थर को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे ब्लॉक नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा भारी पत्थर होता है। फिर साथ ही वो पंच बनाता है, पंच के अंदर एनर्जी रिलीज करके उसके ऊपर जबरदस्त पंच दे मारता है। वो दोनों हाथों के साथ जब उस पत्थर को पंच मारता है तो पत्थर तो टुकड़े टुकड़े हो ही जाता है, लेकिन इसी के साथ उस बेचारे के दोनों बाजू जो होते हैं वो कट जाते हैं। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाने की वजह से वो बेचारा जो होता है वहीं पर पानी के अंदर ही बेहोश हो जाता है। लेकिन इसी के साथ ही दिखाते हैं क्योंकि पत्थर अब हट चुका है और सिप्पी के अंदर से एक छोटी सी लड़की निकलती है। वो छोटी लड़की पानी के अंदर से निकलने के बाद जल्दी से शिमू की तरफ आके बढ़ती है। वो उसको पकड़ती है, साथ ही उसको पकड़कर वहां पर से उसको बाहर लेकर आने की कोशिश करती है। वो उसे जगाने की कोशिश करती है लेकिन वो जाग नहीं रहा होता। फिर साथ ही आसपास जितनी वहां पर सिप्पियां होती हैं उन सभी के अंदर जो मोती होते हैं वो सभी के मोतियों की पावर को अब्जॉर्ब करती है, उन सभी की पावर को यूज करते हुए वहां पर से शिमू को लेकर पानी के अंदर से बाहर आ जाती है और पानी के अंदर से बाहर आने के बाद उसे रख कर बैठी होती है और उसे या करके बुला रही होती है क्योंकि वो भी छोटी है, इसी वजह से वो प्रॉपर्ली बात नहीं कर पा रही होती। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि वो क्या कह रही होती है। वो उससे पूछ रही होती है कि क्या तुम ठीक हो, जल्दी से उठो, लेकिन वो उठ नहीं रहा होता। तो साथ ही उसके हाथों की तरफ देख दिया कि उस बेचारे के दोनों हाथ कट चुके हैं। तो इसी के साथ ही वो छोटी फेरी जो होती है वहीं पर बैठकर अपनी एक स्पेशल स्किल को यूज करती है। वहां पर शायद प्रे करती है क्योंकि उससे अभी छोटी बची है तो उसे नहीं पता कैसे स्किल्स को यूज करना है, लेकिन उसके पास से वही रेड कलर की एनर्जी निकलती है और वो सारी की सारी रेड एनर्जी जो होती है वो शिमू के बाजू के अंदर चली जाती है और उसके बाजू जो होते हैं दोबारा से वहां पर रिपेयर हो जाते हैं, उसके बाजू दोबारा से अपीयर हो जाते हैं। फाइनली हमारा शिमू जो होता है फिर से वहां पर सांस लेना शुरू कर देता है। तो जैसे यहाँ पर शिमू जो होता है वो होश में आ रहा था, इसी के साथ ही पानी के अंदर से 2 पानी के रहने वाले नेटिव्स निकल आते हैं, यानी कि 2 एक्वामैन्स निकलते हैं, एक लड़की और एक लड़का होता है। तो वो लोग कहते हैं कि देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है। तो फाइनली हमने यहाँ पर हीवनली क्लैम स्पिरिट डॉटर को ढूंढ लिया है। तो जब वो यहाँ पर इस तरह की बात करता है तो वो बेचारी लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है, जबकि उसके साथ वाली लड़की जो होती है वो उसके सर में मारती है और उसे कहती है कि हमारी प्रिंसेस को यहाँ पर ड्राओ मत, और जल्दी से आके बढ़ती है, उसे उठाती है और कहती है ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ये बहुत ज्यादा प्यारी है, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, हम तो बस यहाँ पर से तुम्हें वापस लेकर जाने के लिए आए हैं क्योंकि तुम गुम हो गई थी। जबकि वो दूसरा लड़का जो होता है वो आगे बढ़ता है, जाकर हमारे शिमू की बॉडी के ऊपर अपना पांव रखता है और कहता है मुझे लगता है कि इस इंसान को यहाँ पर मार देना चाहिए, इसी गंदे इंसान ने यहाँ पर हीवनली क्लैम डॉटर को अपने पास बंदी बनाकर रखा होगा। क्योंकि इंसान जो होते हैं ये कभी भरोसे के लायक नहीं होते और इंसान हमेशा यहाँ पर मुश्किल लेकर आते हैं, तो हम यहाँ पर इसको यहीं पर मार डालते हैं और इस किस्से को खत्म करते हैं। साथ ही वो अपने पास से अपना ब्लेड निकालता है और शिमू को वहां पर मारने लगता है। तो यहाँ पर हम लोग शैंग्री-ला की एपिसोड 01 को एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। एक तरफ मास्टर चैंग जो है वो शिमू को ढूंढ रहे हैं ताकि वो अपने डैड की विरासत ले सके, जबकि दूसरी तरफ से यहाँ पर ये पानी के रहने वाले लोग जो है इसे मारना चाहते हैं। तो यहाँ पर एपिसोड का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला की एपिसोड 02 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो पानी का जो रहने वाला बंदा होता है वो अपनी तलवार निकालता है और इसी के साथ ही हमारे शिमू को मारने लगता है, लेकिन प्रिंसेस जो होती है भागती हुई उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और शिमू की बॉडी के साथ लिपट जाती है और कहती है या तुम लोग इसे नहीं मार सकते, इसने मेरी जान बचाई है। तो जो दूसरी लड़की होती है वो कहती है कि मुझे लगता है कि प्रिंसेस यहाँ पर ये कहना चाहती है कि हम इसे नहीं मार सकते क्योंकि इसने इसकी जान बचाई है, जबकि लड़का उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हमें इस इंसान को यहीं पर मार देना चाहिए। मुझे लगता है कि इस लड़के के कोई ना कोई अल्टीरियर मोटिव जरूर होंगे, ये हमारी प्रिंसेस को किसी ना किसी मकसद से तो जरूर बचा रहा था। और इसी के साथ ही पानी के अंदर से एक बड़ा सा पानी का भवंडर बाहर निकलता है। उस पानी के भवंडर के अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है जो कि उनकी मास्टर होती है। तो वो दोनों से रिस्पेक्ट देते हैं और कहते हैं कि मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो मास्टर बाहर निकलने के बाद प्रिंसेस के सर पे हाथ रखती है और कहती है देखो तो जरा यहाँ पर हमारी किस्मत कितनी ज्यादा अच्छी है कि हमारी प्रिंसेस हमें यहाँ पर वापस मिल गई है। कि तुम दोनों की किस्मत भी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और तुम दोनों यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े काम करने के लिए बने हो। इसी के साथ ही मास्टर जो होती है वहां पर उस बच्ची से पूछती है बताओ कि तुम्हारा पैर कहां पर गया, यानी तुम्हारी सिप्पी कहां पर गई। लेकिन प्रिंसेस को उस सिप्पी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जबकि लड़का गुस्से के साथ चिल्लाकर कहता है मुझे लगता है कि इस लड़के ने उस सिप्पी को अपने पास रख लिया है, इसने उस सिप्पी को चोरी कर लिया है। इसी के साथ ही प्रिंसेस फिर से चिल्लाकर उसे कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग यहाँ पर इस इंसान के ऊपर भरोसा कर सकते हो, इसने मेरी जान बचाई है। तो मास्टर कहते हैं कि तुमने कहा कि इस इंसान ने तुम्हारी जान बचाई और तुम्हारी जान बचाने के चक्कर में इस बेचारे के दोनों हाथ भी काट के दिए और तुमने यहाँ पर अपनी एनर्जी के साथ इसके दोनों हाथों को दोबारा से रिकवर करवा दिया और हो सकता है कि उसी चक्कर में तुम्हारी सिप्पी जो है वो एनर्जी बनकर इसके हाथों में चली गई है। इसी के साथ ही टीचर ये बात सुनने के बाद कहती है चलो फिर ठीक है हम लोग यहाँ पर से जा रहे हैं। तो उसके दोनों डिसाइपल उसे कहते हैं टीचर क्या वाकई में यहाँ पर से इस इंसान को जाने देना चाहती हैं। तो टीचर उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, मुझे लगता है कि इस लड़के ने यहाँ पर तुम्हारी रेस की एक स्पिरिट की जान बचाई है, तो फिर मुझे लगता है कि इस इंसान की जान बचाना हमारा फर्ज बनता है। मैं चाहती हूँ कि तुम इस इंसान को उठाओ और जाकर जमीन के ऊपर छोड़कर आओ। वो दोनों इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो हमारे शिमू को उठाते हैं और उसे जाकर बीच के ऊपर छोड़ आते हैं। तो जब वो उसे छोड़कर आ जाते हैं और उसके बाद वो प्रिंसेस जो होती है वो अपनी मास्टर के साथ पानी के अंदर जा रही होती है, तो उसकी मास्टर उसे कहती है कि जियांगजू तुमने इस इंसानी बच्चे के लिए जो कुछ भी करना था वो कर दिया और वैसे भी तुम यहाँ पर अपनी पावर्स को बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम यूज कर चुकी हो उस लड़के के ऊपर, और मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा तुम कभी उस लड़के को देख पाओगे और ना ही तुम्हें यहाँ पर इसकी इजाजत मिलेगी, क्योंकि हमारे जो हम पानी के अंदर रहते हैं और वो इंसान जो कि धरती के ऊपर रहते हैं उनके दरमियान में बहुत बड़ा गैप है और हम सभी लोग एक दूसरे से इस तरह नहीं मिल सकते। इसी के साथ ही वो पानी के अंदर गायब हो जाते हैं, जबकि हमारे शिमू को होश आती है। वो उठकर बैठ जाता है और कहता है कि ये क्या मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, लेकिन जैसे वो अपने हाथों की तरफ देखता है उसके हाथ सलामत होते हैं, उसके हाथ कटे नहीं होते। तो वो कहता है ये क्या हुआ, मेरे हाथों को क्या हुआ, ये वापस कैसे आ गया, मुझे याद है कि मेरे हाथ कट गए थे। फिर साथ ही वहां पर एक छोटा सा शेल दिखाई देता है, वो उस क्रिस्टल बीड को उठाता है और कहता है कि ये क्या, ये क्रिस्टल बीड किसका है। फिर साथ ही उसे वहां पर हल्की हल्की मेमोरीज याद आती है। वो कहता है कि मुझे याद है कि एक छोटी सी लड़की थी, तो उस छोटी सी लड़की ने पानी के अंदर से मुझे बाहर निकाला और साथ उसने मेरी जान बचाई। हमारा शिमू जो होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर से जाने से पहले पानी के अंदर जाकर उस शिप्पी को चेक करना होगा, क्या मैंने उसे निकाल लिया, क्या मैंने उसे बचा लिया, जिसे पिछले 2 साल से मैं पत्थर के अंदर से खोद रहा था। तो वो पानी के अंदर जाता है और उसे चेक करके वापस आ जाता है। तो वो कहता है कि चलो शुक्र है कि वो पानी के अंदर से निकल चुकी है, वहां पर जो शिप्पी पानी के अंदर जो पत्थर के अंदर दबी हुई थी वो निकल चुकी है, वो वहां पर नहीं है। और जब से मुझे यहाँ पर होश आई है मुझे वहां पर कुछ भी याद नहीं है कि आखिर वहां पर सही में हुआ क्या था। मुझे बस इतना याद है कि वहां पर एक छोटी सी लड़की थी जिसने मेरी जान बचाई है। तो जैसे वो जंगल के अंदर से चलता वापस अपने घर की तरफ जा रहा होता है, इसी के साथ ही मास्टर चैंग वहां से निकलते हैं और उसे कहते हैं यंग मास्टर शी, क्या तुम्हारा नाम यंग मास्टर शी है। तो जैसे वो उसे बताता है कि हाँ मेरा नाम यंग मास्टर शी है, लेकिन तुम कौन हो। और इसी के साथ ही वो उसके सामने घुटने टेक देते हैं और कहता है कि मैं बटलर चैंग हूँ, मैं जिन फैमिली की तरफ से यहाँ पर आया हूँ, जिन फैमिली की तरफ से आपके डैड ने मुझे यहाँ पर ऑर्डर देकर भेजा है ताकि आपको लाया जा सके, मैं आपको जिन फैमिली में वापस ले जाने के लिए आया हूँ। तो मोशी उसे कहता है कि क्या तुम मेरे फादर को जानते हो। तो वो कहता है हाँ मैं आपके फादर को जानता हूँ। तो मास्टर चैंग उसे उसके डैड के बारे में बताता है कि तुम्हारे डैड एक बहुत ही महान और कमाल के मार्शल आर्टिस्ट हैं, एक बहुत ही कमाल के वॉरियर हैं। उन्होंने जिन फैमिली को अपनी यंगर एज में ज्वाइन किया और उसके बाद से उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स को हासिल किया, जिसकी वजह से जिन फैमिली में उन्होंने अपनी जगह बनाई। लेकिन अब वो बहुत ही बुरी तरह से बीमार हो चुके हैं, इस वक्त वो बिस्तर के ऊपर पड़े हुए हैं। अब जबकि वो बिस्तर के ऊपर पड़े हुए मरने वाले हैं, तो मरने से पहले वो अपने बेटे को मिलना चाहते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर तुम्हें बुलाया ताकि मरने से पहले तुम उन्हें गुड बाय बोल सको। तो शिमू उनसे कहता है कि लेकिन शिमू तो मर चुका है, जब वो इस गांव को छोड़कर गए थे उनका बेटा उसी वक्त मर गया था और मरे हुए लोग जिंदा नहीं होते, इसलिए वापस चले जाओ, तुम यहाँ पर गलती कर रहे हो, यहाँ पर उनका कोई बेटा नहीं है। तो मास्टर चैंग उसे कहते हैं कि प्लीज यंग मास्टर मेरी बात तो सुनो, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, तुम कुछ गलत समझ रहे हो। अरे मास्टर जो इतने सालों से वापस नहीं आ सके अपनी बीवी और अपने बच्चे से मिलने के लिए, जहाँ पर उनकी बहुत सारी मजबूरियां रही हैं, वो यहाँ पर मार्शल आर्ट्स को परस्यू करने के लिए बाहर निकले थे, लेकिन जिन फैमिली में उनकी इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां थी कि वो अपने बेटे और अपनी बीवी से मिलने के लिए नहीं आ सके। लेकिन
लेकिन अभी भी वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो शीमो से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि कुछ ऐसी डिफिकल्टीज भी होती हैं जो कि उसे अपनी बीवी और अपने बच्चे से रोक सकती थी मिलने से। क्या तुम्हें लगता है कि कोई बाप ऐसा भी हो सकता है जो अपने बेटे से मिलने के लिए ना आए, सिर्फ ये सोच करके उसके पास बहुत सारे काम है करने को, जबकि उसकी वाइफ जो थी मरते वक्त भी उसका नाम लेती रही। वो अभी भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसके साथ वो बेचारी मर गई और वो उससे मिलने के लिए भी नहीं आए। तब हमारा शीमो से ये वाली बातें कह रहा था, इसी के साथ उनके पास तीरों से अटैक होता है। तो वहां पर जबरदस्त अटैक होता है। तो मास्टर चैन जल्दी से उसके सामने खड़े हो जाते हैं और अपने बाजू को सामने करते हुए शील्ड के साथ उसको बचाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यहीं पर पीछे रहना। साइड के ऊपर से दो वॉरियर्स निकल आते हैं। उसे कहते हैं कि देखो देखो यहाँ पर मैं क्या मिला, हमें पता था कि अगर चैन कमीने को फॉलो किया तो फिर हमें यंग मास्टर मिल ही जाएगा। अब जबकि यहाँ पर चैन मिल चुका है, साथ ही यंग मास्टर भी मिल चुका है, तो हम दोनों यहाँ पर इस यंग मास्टर को मारने के लिए आए हैं। तो बटलर चैन उन दोनों से कहता है कि ब्याओ ब्रदर्स, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम लोग भी तो हमारी जेजिन फैमिली का हिस्सा हो, क्या तुम यहाँ पर रिबेलियन करना चाहते हो? तो शीमो जो होता है वो मास्टर चैन से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी फैमिली का दुश्मन है, जबकि मास्टर चैन से कहते हैं कि नहीं, ये मेरी फैमिली का दुश्मन नहीं है, बल्कि ये तुम्हारा दुश्मन है, ये यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आया है। तो दोनों ब्याओ ब्रदर्स से कहते हैं कि बुड्ढे खुसट कहीं के चुपचाप इस लड़के को हमारे हवाले कर दो, हम सिर्फ और सिर्फ इस लड़के के लिए आए हैं और यहाँ पर यही समझे कि तुम यहाँ पर थे ही नहीं, हम बस इस लड़के को मारेंगे और यहाँ से चले जाएंगे, और अगर तुम यहाँ पर हमें रोकने की कोशिश करोगे तो फिर तुम भी यहीं पर मरोगे। तो मास्टर चैन उनसे कहता है कि लगता है कि फिल थैल्डर जो है वो यहाँ पर यंग मास्टर को सच्ची में मरवाना चाहते हैं, इसी वजह से वो इस हद तक गिर चुके हैं कि उसने यहाँ पर तुम्हारे जैसे कमीने असैसिन्स को भेज दिया ताकि वो यंग मास्टर को मरवा सके, लेकिन जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तुम लोग यहाँ पर इस यंग मास्टर को नहीं मार सकते। तो ब्याह ब्रदर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या सोचते हो कि तुम अकेले यहाँ पर हम दोनों ब्याह ब्रदर्स को रोक सकते हो? और इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक वाला ऊपर जंप करता है और अपने पास नीडल्स के साथ मास्टर चैन के ऊपर अटैक करता है, जबकि दूसरे वाला नीचे से अपना कुल्हाड़ा लेकर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उसके ऊपर अटैक करता है। मास्टर ब्याह जो होते हैं वो सेम टाइम के ऊपर वाले नीडल्स को भी ब्लॉक कर रहे होते हैं, साथ ही वो नीचे वाले के कुल्हाड़े को भी ब्लॉक कर रहे होते हैं, जबकि हमारा शीमो जो होता है वहां पर उनके अटैक्स की वजह से निकलने वाली एनर्जी को महसूस कर रहा होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दोनों नहीं बल्कि तीनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनकी एनर्जी तो जरा महसूस करके देखो। तो दोनों ब्याह ब्रदर्स को वहां पर मास्टर चैन से फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और कहते हैं कि देखो तो जरा इस बुड्ढे खूसट के पास भी काफी सारी ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से ये हमारे सामने टिक पा रहा है। दोनों वहां पर लगातार अटैक किए जा रहे होते हैं। जब वहां पर दोनों एक साथ अटैक किए जा रहे होते हैं, इसी के साथ ही बड़ा वाला जो होता है वो अपने कुल्हाड़े के साथ जैसे मास्टर चैन के ऊपर अटैक करने के लिए करीब पहुंचता है तो मास्टर चैन अपनी पाम के साथ उसको हिट करता है, जिससे वो पीछे जाकर एक पत्थर के साथ टकराता है। तो जब वो पत्थर के साथ टकराता है तो मास्टर चैन कहते हैं दूसरे वाला कहां पर गया? तो दूसरे वाला छोटे वाला जो होता है वो नीडल्स के साथ पीछे की तरफ जंप कर जाता है, वो शीमो के पीछे पहुंच जाता है। तो मास्टर चैन जो होता है वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो शीमो को मार डालेगा। इसी के साथ ही वहां पर ब्लड दिखाई देता है और फिर साथ ही दिखाते हैं कि मास्टर चैन जो है उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वो बड़ी तेजी के साथ सामने आ जाते हैं और सारी नीडल्स जो होती है मास्टर चैन की बॉडी के अंदर दस जाती हैं। तो हमारा शीमो से कहता है कि मास्टर क्या आप ठीक हो? लेकिन मास्टर चैन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और दूसरी तरफ से बड़ा कुल्हाड़े वाला भी उठकर आ जाता है और अपना बड़ा सा कुल्हाड़ा लेकर आगे बढ़ता है और कहता है कि अब तुम्हारे पास यहाँ पर बचने का कोई मौका नहीं है, अब पहले तुम्हें यहाँ पर मारेंगे उसके बाद इस लड़के को मारेंगे। और बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और मास्टर चैन के ऊपर आकर अटैक कर देता है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 02 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या मास्टर चैन यहाँ पर शीमो को बचा पाएंगे या फिर शीमो यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करेगा, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में ही देख पाएंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? शैंग्रीला की एपिसोड 03 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर चैन वहां पर बहुत ही बुरी हालत में होते हैं क्योंकि बड़ा भाई जो होता है कुल्हाड़े के साथ उनके ऊपर अटैक कर देता है और छोटा अपनी नीडल्स के साथ पीछे से अटैक कर रहा होता है। तो उसी के साथ ही मास्टर चैन जो होते हैं उसके अटैक को ब्लॉक करने के साथ पीछे की तरफ घूमते हैं। वो पीछे की तरफ घूमकर अपने पांचवें पावर को रिलीज करते हैं और जैसे वो दूसरी की तरफ देखते हैं कि दूसरा अपनी नीडल्स के साथ अटैक कर रहा है तो उसी के साथ ही वहां पर बड़े के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे नीडल्स के सामने कर देते हैं, जिसकी वजह से नीडल्स जो होती है उसकी बॉडी के अंदर आकर धंस जाती हैं। और वो चिल्लाकर छोटे से कहता है कि ब्याह हूँ ये तुम क्या कर रहे हो कमीने, जहां पर देखकर तो अटैक करो। लेकिन एक ही अटैक की वजह से वो बुरी तरह जख्मी होकर गिर चुका होता है। और इसी के साथ ही दूसरे वाला जो होता है वो अपनी नीडल्स के साथ आगे बढ़ रहा होता है क्योंकि उसकी नीडल्स का निशाना इसलिए खराब होता है क्योंकि हमारे शीमो ने अपने एक पत्थर उठाकर उसके ऊपर फेंका होता है और अभी भी उसने एक पत्थर उठा रखा होता है ताकि वो शीमो के ऊपर अटैक कर सके। तो शीमो उसकी तरफ देखता और कहता है कमीने कहीं कि ये तुम्हारी गलती है, तुमने जहां पर मेरे पर अटैक किया जिसकी वजह से मेरा बड़ा भाई जहां पर मेरी अटैक से जख्मी हो गया। लेकिन जब वो शीमो
की तरफ देख रहा होता है तो इसी के साथ ही मास्टर चैन पीछे से निकलते हैं और उसकी बॉडी के अंदर अपना हाथ दंसा देते हैं और उसे कहते हैं तुम एक असैसिन हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि फाइटिंग के दौरान अपने टारगेट के ऊपर ही नजर रखी जाती है। और इसी के साथ ही वो उसका सर काट देते हैं। तो वहां पर उसको मारने के बाद ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं क्योंकि उनकी अपनी हालत भी काफी खराब होती है। तो शिमो उनके पास आता और कहता है कि मास्टर क्या आप ठीक हो? तो वो उसे कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, ये तो बस छोटी मोटी चोटें हैं, मैं इनको खुद ही हील कर लूंगा। और इसी के साथ ही वो अपनी एनर्जी के साथ अपने आप को सेल्फ हील करना स्टार्ट करते हैं। कि हमारा शिमो उनसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरी वजह से जख्मी हुए जबकि मैं यहाँ पर तुम्हारी वजह से हिसाब में फंसा हूँ। तो मुझे लगता है कि हम दोनों का हिसाब यहाँ पर बराबर हो चुका है। अब जबकि हिसाब बराबर हो चुका है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो जैसे वो जाने लगता है तो मास्टर चैंग उसे कहता है कि यंग मास्टर शी, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर सेफ हो? ये लोग तुम्हें मारने तक तुम बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले, ये दोबारा तुम्हें मारने के लिए आएंगे। ये बात सुनने के बाद शिमो से कहता है तो क्या तुम इसी वजह से मुझे ढूंढने के लिए आए हो क्योंकि लोग मुझे मारना चाहते हैं वो मेरे बाप की वजह से? तो वो उसे कहता है कि हाँ मैं इसी वजह से तुम्हें ढूंढने के लिए आया हूँ। तो साथ ही वो उसे बताते हैं सबसे यहाँ पर जिन फैमिली के लोगों को तुम्हारी एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला है कि मास्टर जिन का एक बेटा भी है जो कि यहाँ पर उनकी विरासत का हकदार है, यानी कि उनकी जितनी प्रॉपर्टी है सारी की सारी तुम्हारे नाम हो सकती है। तो सभी एल्डर्स जो है वो तुम्हें मारना चाहते हैं। बाकी के कुछ एल्डर्स हैं जो तुमसे बहुत ज्यादा नाराज है और इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी से बच पाओगे। इसी के साथ शिमो वहीं पर पत्थर के ऊपर पंच मारता और कहता है कि फिर से यहाँ पर मेरे फादर जो है वो बीच में आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहाँ पर जिंदा रहना चाहता हूँ तो मुझे अपने फादर के फेंके हुए टुकड़ों पर जीना होगा, वरना मैं दूसरे एल्डर्स के हाथों मारा जाऊंगा। तो शिमो चिल्लाकर कहता है कि मेरा फादर शीटिंग, उसने मेरी मॉम को और मुझे छोड़ दिया। जब मैं पैदा हुआ था उसी वक्त मुझे छोड़कर चले गए। हम लोग यहाँ पर गरीबी की जिंदगी गुजार रहे थे जबकि वो जिन फैमिली वहां पर मजे उड़ा रहा था। वहां पर उसने दूसरी शादी की और वहां पर उन सभी की औरतों के साथ मजे कर रहा था। और उसके बाद क्या हुआ, जब मेरी मॉम यहाँ पर मार रही थी तब वो बंदा यहाँ पर मेरी मॉम से मिलने के लिए भी नहीं आया, जबकि आखिरी वक्त तक मेरी मॉम उससे प्यार का दावा करती रही और साथ ही मुझे भी कहा कि मैं जब भी उन्हें देखूं उन्हें रिस्पेक्ट दूं। ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर उस बंदे की रिक्वेस्ट के ऊपर यहाँ पर से जिन फैमिली में वापस जाऊंगा, जाकर मरते वक्त उसको देखूंगा, मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। अगर ये उसकी वजह से नहीं होता तो फिर मुझे बताओ कि यहाँ पर ये सभी लोग मुझे मारने के लिए क्यों आते? मैं यहाँ पर इतनी आसानी से अपनी जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन मेरे डैड की वजह से अब यहाँ पर सभी लोग मुझे मारना चाहते हैं। तो मास्टर चैंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि सभी लोग तुम्हें मारना नहीं चाहते, बल्कि तुम्हारे डैड की जो मिस्ट्रेस हैं, यानी कि उनकी जो दूसरी वाइफ है, वो तुम्हें बचाना चाहती हैं। वो जिन फैमिली की यंग मिस हैं और वो चाहती हैं कि तुम जिंदा रहो। तो तुम यहाँ पर हमारे साथ चलते हो, अगर तुम फेंग सिटी में हमारे साथ चलते हो तो मिस्ट्रेस वहां पर अपनी पोजीशन और अपने इन्फ्लुएंस को यूज करते हुए तुम्हें बचा लेंगी, वो तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगी। साथ ही मास्टर वहां पर से एक नीडल उठाते हैं और उसे कहते हैं कि लेकिन अगर तुम यहाँ पर इसी बात के ऊपर अड़े रहते हो कि तुम यहीं पर रहना चाहते हो तो फिर मुझे लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर चला जाऊंगा। उसके बाद तुम्हारी लाइफ की कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर कोई बचाने वाला होगा या नहीं, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर से अपना मिशन पूरा करके वापस जाना है। अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो ठीक है, अगर नहीं चलते तो फिर भी ठीक है, मुझे यहाँ पर से वापस जाना ही होगा। और इसी के साथ उसे कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ नहीं चलते तो फिर उन सभी लोगों के लिए तुम एक सिंपल टारगेट है, वो बड़ी आसानी से तुम्हें मार डालेंगे। तो शिमो से कहते हैं तुम ये कहना चाहते हो कि अगर मैं यहाँ पर रहूंगा तो मैं मरूंगा, अगर तुम्हारे साथ जाऊंगा तो जिंदा रहूंगा? तो मास्टर चैंग उसे कहता है कि हाँ मैं तुमसे यही कह रहा हूँ, तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। तुम इस वक्त बॉडी टेम्परिंग के 7th लेवल पर हो, जो कि कल्टीवेशन बहुत ज्यादा कम है। मेरी मिस्ट्रेस ने यहाँ पर मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि तुम्हें यहाँ पर एक मार्शल आर्ट्स के स्कूल में एडमिशन दिलाया जाए और मैं यहाँ पर तुम्हें एक मार्शल आर्ट्स के स्कूल में एडमिशन दिलवा कर रहूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ पर किसी स्पेशल इन्फ्लुएंस की जरूरत है, तुम्हें जिन फैमिली की जरूरत है। उसी के साथ ही मास्टर शी जो होते हैं उसे कहते हैं कि तुम एक मार्शल आर्टिस्ट बनने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन तुम यहाँ पर अपने आप को बचा नहीं सकते, तो फिर तुम किस तरह के मार्शल आर्टिस्ट हो? क्या तुमने कभी ये सपना नहीं देखा कि तुम एक बहुत ही कमाल के वॉरियर बनो, तुम इस मार्शल आर्ट्स की पीक वर्ल्ड के ऊपर पहुंचो? तुमने कभी ये नहीं सोचा कि मछुआरों की दुनिया से बाहर निकलो, तुम इस छोटे से गांव से बाहर निकलो, पूरी दुनिया को देखो कि दुनिया में और क्या कुछ है, तुम नई नई मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को देखोगे, नए नए लोगों को देखोगे, नई नई टेक्निक्स को सीखोगे। क्या तुम ये सब कुछ नहीं करना चाहते? क्या तुम मार्शल आर्ट्स के रास्ते पर नहीं चलना चाहते? हमारा शिमो जो होता है उनकी बातें सुनने के बाद वहां पर सोच रहा था कि उसकी मॉम ने भी सेम टू सेम उससे यही बातें की थी कि उसका डैड जो है वो यहाँ पर से मार्शल आर्ट सीखने के लिए चला गया है, क्योंकि एक मर्द को अपनी जो ड्रीम्स है उनको परस्यू करना चाहिए। और वो भी यहाँ पर यही सोच रहा होता है कि इस बंदे ने भी सेम टू सेम वही बातें किया, क्या मैं वाकई में एक वॉरियर बन सकता हूँ? क्या मैं अपनी मॉम की आखिरी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता? इसके साथ ही मास्टर चैंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गया कि इस वक्त काइजुआन मार्शल स्कूल के लोग जो हैं वो रिक्रूटमेंट सेरेमनी रख रहे हैं। 5 साल के बाद वो दोबारा यहाँ पर रिक्रूटमेंट ओपन कर रहे हैं, जिसमें बहुत ही कम डिसिपल्स को लिया जाएगा। अगर तुम चाहो तो तुम इस स्कूल में एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि वहां पर इतनी आसानी के साथ एडमिशन नहीं मिलता। हम बस तुम्हें वहां पर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, लेकिन वहां पर टेस्ट को पास करना ये तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी होगी कि तुम टेस्ट को पास करके स्कूल का हिस्सा बन पाते हो या नहीं, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मास्टर चैंग जो होते हैं उसे कहता है कि चलो ठीक है, बस बहुत हुआ, तुम तो मेरे साथ चलना नहीं चाहते, तो मैं जाकर मिस्ट्रेस को बता देता हूँ कि तुम मेरे साथ नहीं आए। और इसी के साथ ही हमारा शिमो जो होता है उसे कहता है कि जरा रुको, मुझे थोड़ी देर सोच तो लेने दो, मैं यहाँ पर सोचकर तुम्हें बताता हूँ मुझे क्या करना है। तो उसके बाद हमारा शिमो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो लोग जो होते हैं कार में बैठकर वहां पर से जा रहे होते हैं। तो शिमो से कहता है कि मास्टर
मास्टर चैंग हम लोग कितने दिनों से यहाँ पर से अपनी कार में बैठकर निकले हैं और अभी तक हम लोग पहुंचे क्यों नहीं, कितनी दूर है, हमें कितनी दूर जाना है। तो वो उसे बताते हैं कि हम लोग इस वक्त फैंग सिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फैंग सिटी तुम्हारे उस मछुआरों के गांव से बहुत ज्यादा दूर है। अगर हम लोग यहाँ पर से वहां तक सफर देखें तो पूरे 1 महीने का सफर बनता है। पूरे 1 महीने के लिए हमें इसी तरह आगे बढ़ते रहना होगा। साथ ही वो उसे अपनी डायनेस्टी के बारे में बताते हैं कि हम लोग क्वांजू डायनेस्टी में रहते हैं और यहाँ पर फैंग सिटी जो है क्वांजू डायनेस्टी का सबसे बड़ा सिटी है। हमारा शीमो जो होता है वहां पर अपने गांव को गुड बाय बोलता है और अपनी मदर को वहां गुड बाय बोलता है क्योंकि उसकी मदर की कब्र वहीं पर है। तो उसकी मदर ने उससे जो वादा लिया था कि तुम यहाँ पर एक बहुत ही महान वॉरियर बनकर दिखाओगे, एक बहुत ही अच्छे मार्शल आर्टिस्ट बनोगे। तो वो मार्शल आर्टिस्ट बनने के रास्ते के ऊपर निकल चुका है कि उसे काइजुआन सेक्टर को ज्वाइन करना है और उस स्कूल को ज्वाइन करके उसे बहुत ही अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बनना है। साथ ही वो यहाँ पर थोड़ा बहुत अपने फादर के बारे में भी सोच रहा था और काफी ज्यादा एक्साइटेड भी होता है कि फाइनली वो अपने फादर से मिलने वाला है जिसे पिछले 14 साल से उसने नहीं देखा। पर रास्ते में हमारा शीमो से कहता है कि मास्टर चैंग अब जबकि सफर काफी लंबा है तो क्यों ना तुम यहाँ पर मुझे कल्टीवेशन लेवल्स के बारे में बताओ। तो मास्टर उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें कल्टीवेशन लेवल्स के बारे में बताता हूँ। तो शीमो से पूछता है मुझे ये बताओ कि यहाँ पर वॉरियर, टेम्पर बॉडी और सारे के सारे जो नेशनल गार्डियन लेवल्स हैं इन सभी का क्या मतलब है। तो मास्टर चैंग उसे कहता है कि ये सारे के सारे जो लेवल्स तुम बता रहे हो ये सारे तुम्हारे गांव में नाम लिए जाते हैं। असल में जो लेवल्स होते हैं वो मैं तुम्हें बताता हूँ। असल में यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला लेवल जो होता है वो मार्शल डिसाइपल का होता है जिसे तुम यहाँ पर बॉडी टेम्परिंग कहते हो। दूसरा लेवल जो होता है वो हुटियान वॉरियर्स का होता है। हुटियान वॉरियर्स ऐसे वॉरियर्स होते हैं जो कि की पावर को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर सकते हैं और की पावर्स के साथ स्किल्स को यूज कर सकते हैं। ऐसे वॉरियर्स को हम लोग हुटियान वॉरियर्स कहते हैं जो कि यहाँ पर अकेला एक वॉरियर 100 के बराबर का होता है। और उसके बाद तीसरा लेवल जो कि हाईएस्ट लेवल होता है जिसे हम लोग एम्परर भी कह सकते हैं, जिसे जियांटियान वॉरियर कहा जाता है। जियांटियान वॉरियर जो होता है जिसे मैं एम्परर लेवल ही कहूंगा। एम्परर लेवल में जो लोग पहुंच जाते हैं वो लोग इतने पावरफुल होते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच के साथ अपनी की को मैनिपुलेट कर सकते हैं और सिर्फ सोच के साथ ही किसी बंदे की जान भी ले सकते हैं। और जिस लेवल तक पहुंचना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। हुटियान वॉरियर्स को मैं यहाँ पर किंग लेवल कहूंगा। तो किंग लेवल के जो वॉरियर्स हैं वो तो इन एम्परर लेवल के वॉरियर्स के करीब भी नहीं आते क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और मुझे लगता है कि इस वक्त हमारे पूरे किंगडम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 7 या 8 ही एम्परर लेवल के वॉरियर्स होंगे। तो हमारा शीमोस की बात सुनने के बाद और भी हैरान होता है और कहता है क्या एम्परर लेवल के ऊपर पहुंचना इतना ज्यादा मुश्किल है। मास्टर चैंग उसे कहते हैं कि हाँ एम्परर लेवल एक बहुत ही पावरफुल लेवल है जहां ताकि हमारे जो डायनेस्टी के एम्परर है वो भी यहाँ पर एम्परर लेवल के जितने मार्शल आर्टिस्ट होते हैं उन सभी को रिस्पेक्ट देते हैं और उनकी बात सुनते हैं। लेकिन तुम्हारे लिए अभी तो ये बहुत ज्यादा दूर है, तुम तो अभी तक यहाँ पर की को यूज भी नहीं कर पाते। तुम यहाँ पर अभी के लिए एम्परर लेवल के बारे में मत सोचो क्योंकि अभी तो तुम्हारी यहाँ पर जर्नी की शुरुआत हुई है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 03 का एंड होगा। तो फाइनली यहाँ पर हमारे शीमो की जर्नी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर से वो मार्शल आर्ट्स के स्कूल में एडमिशन लेगा और उसके बाद मार्शल आर्ट्स का वॉरियर बनकर दिखाएगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, शैंग्री-ला की एपिसोड 04 के साथ हाजिर हूं। तो हमारे शीमो का सफर जो होता है वो 30 दिन का होता है और 30 दिन के बाद का सीन दिखाते हैं जिस दिन उसने वहां पर फैंग सिटी में पहुंचना होता है। तो यहीं पर दिखाते हैं कि एक ब्रदर जो होता है वो अपनी सिस्टर के साथ वहां पर चिल्ला रहा होता है और उसे गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि उसकी सिस्टर जो कि यहाँ पर हमारे शीमो की स्टेप मदर है वो उससे कह रही होती है कि हम लोग इस बार जो हमारे पास पिल है कीलिंग पिल, उस पिल को हम लोग इस अपने लड़के शीमो को देना चाहते हैं। तो इस बात से वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर उसे अपने भतीजे को क्यों नहीं देना चाहती। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मेरा बेटा जो है वो इस लायक है कि वो इस बिल को ले सके और इस बिल को लेकर वो बहुत ही जल्दी काइजुआन सेक्टर में ज्वाइन हो सकता है, यानी कि काइजुआन सेक्टर के एग्जामिनेशन को पार करके वो सेक्टर का हिस्सा बन सकता है। लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर एक बाहर वाले बच्चे को ये देना चाहती हो, तुम यहाँ पर शीमो को वो पिल देना चाहती हो। उसका बाप यहाँ पर मर चुका है और उसके बाप के मरने के बाद उन लोगों ने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से उसे यहाँ पर वो पिल दे दी जाए। मुझे नहीं लगता कि उसके फादर ने यहाँ पर जिन फैमिली के लिए इतना कुछ किया है कि उसकी जितनी भी उसकी अचीवमेंट्स हम सभी को देखते हुए उसे यहाँ पर की जंग पिल दे दी जाए। तो ये बात सुनने के बाद उसकी बहन चलाकर उसे कहती है कि अब बस बहुत हो गया, तुम्हें यहाँ पर इस बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मेरे हस्बैंड का वो बायोलॉजिकल सन है, वो इकलौता उसका बेटा है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि उसके पास जो मेरिट्स हैं कि वो ये पिल ले सके क्योंकि उसके फादर ने ये अचीवमेंट्स हासिल की थी ताकि उसे की जंग पिल मिले और उसके बाद अब यहाँ पर उसके बेटे को ये पिल मिलने वाली है। और साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उसे कहता है कि आज वो यहाँ पर पहुंचने वाला है और मैं नहीं चाहती कि आज यंग मास्टर शी के यहाँ पर पहुंचने के बाद तुम यहाँ पर इस तरह का शोर मचाओ। अगर तुम्हें यहाँ पर इस तरह का शोर मचाना है तो फिर किसी दिन आकर शोर मचाना, लेकिन तुम्हारे बेटे को यहाँ पर वो पिल नहीं मिलेगी। मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं यहाँ पर मास्टर जिन के बेटे को यहाँ पर ये वाली पिल देने वाली हूँ। इसी के साथ ही अपने ब्रदर से कहती है कि चुपचाप यहाँ पर से चले जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर रहेगा। और जब वो अपने ओरा को रिलीज करती है तो उसका ब्रदर जो होता है पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उसे कहता है अच्छा तो ये बात है, इसका मतलब यह है कि तुम अपने भाई के बेटे के लिए यहाँ पर इतना कुछ नहीं कर सकती। अगर तुम अपने भाई के लिए ये नहीं कर सकती तो फिर हम दोनों के दरमियान में जो भाई बहन का रिश्ता था वो खत्म हुआ। आज के बाद से तुम मेरी बहन नहीं हो। जबकि वो गुस्से के
के साथ वहां पर से चला जाता है। जब वो जाने लगता है तो इसी के साथ ही बाहर घोड़ा गाड़ी रुकती है और हमारा शिमू वहां पर आकर खड़ा होता है और उसका जो अंकल होता है वो वहां पर से चला जाता है, जबकि शिमू जो होता है वो अपने मदर की तरफ देखता है तो उसकी स्टेप मदर जो होती है उसे कहती है कि तुम काफी ज्यादा लेट आए हो, तुम्हारे फादर 2 दिन पहले ही मर चुके हैं, अब अंदर आ जाओ और आकर उन्हें रिस्पेक्ट दे दो, आखिरी बार उनका चेहरा देख लो। इसी के साथ हमारा शिमू जो होता है उनके साथ वहां पर अंदर आता है और अंदर आने के बाद उसे वहां पर कॉफिन के सामने लाया जाता है और वो कहता है कि क्या तुम कैस्केट को ओपन कर सकते हो, और वो लोग कॉफिन के ऊपर से कपड़ा हटाते हैं तो उसके फादर को दिखाते हैं। वो अपने फादर को देखता है और उसे देखने के बाद वहीं पर उसके सामने अपना सर झुकाता है और मदर ने उसे जो चीज दी थी, मदर ने उसे कुछ दिया था स्पेशल टोकन टाइप का कि जाकर अपने फादर को दे देना अगर तुम कभी अपने फादर से मिलते हो, तो वो उसे दे देता है। साथ ही उसके सामने अपना सर झुकाता है और उसे कहता है कि ये सब कुछ मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मदर की वजह से कर रहा हूं, क्योंकि मेरी मदर जो थी मरते वक्त तक तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती रही। हालांकि मैं तुम्हें अपना फादर मानने को तैयार नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं अपनी मदर की वजह से तुम्हें तुम्हारी आखिरी श्रद्धांजलि दे रहा हूं। और साथ ही वहां पर जितने लोग होते हैं वो सभी लोगों से कहता है कि मेरा इस बंदे के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, मेरी मॉम इस बंदे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसे मेरा फादर कहती थी, लेकिन मैं यहाँ पर इसके साथ अपने सारे के सारे रिलेशंस तोड़ना चाहता हूँ और सब कुछ यहीं पर खत्म होता है। जब किसी के साथ उसकी आंटी जो होती है उसे कहती है मेरे साथ आ जाओ, और वो उसे अपने साथ लेकर बाहर आती है और उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें उन सभी के सामने ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। तो वो उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे अपनी मॉम तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम मुझे यहाँ पर आंटी जैन कह सकते हो। और इसी के साथ ही उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ती है तो वहां पर एक छोटी लड़की खड़ी होती है, तो वो उसे कहती है कि ये तुम्हारी छोटी बहन है, ये मेरी और तुम्हारे फादर की बेटी है, इसी वजह से अब ये तुम्हारी हाफ सिस्टर हुई, इसका नाम यू हुआन है। और वो यू से भी कहते हैं कि बेटा जल्दी से जाओ, जाकर अपने बिग ब्रदर को हेलो बोलो। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ती है और उसे हेलो बोलती है, जबकि हमारा शिमो जो होता है अपनी छोटी बहन को देखकर काफी खुश होता है। और इसी के साथ ही आंटी जैन उसे कहती है तुम्हारे डैड जब तुम्हारी मॉम को छोड़कर यहाँ पर जिन फैमिली में आए तो उन्होंने यहाँ पर आकर मुझसे शादी की थी, और मुझसे शादी करने के बाद ये पूरे का पूरा मैनर जो था ये उनका हो गया था। और जबकि तुम्हारे डैड मर चुके हैं तो ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है ये तुम्हारी बनती है, क्योंकि तुम उनके बड़े बेटे हो, इसी वजह से ये सारी की सारी प्रॉपर्टी अब तुम्हारी है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी यू के साथ इस मैनर के अंदर रहना चाहती हूँ, तुम अगर चाहो तो तुम इस मैनर के ऊपर पूरी तरह से राज कर सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे और मेरी बेटी को यहीं पर इस मैनर के अंदर रहने दो। फिर साथ ही उसे अपने साथ लेकर वहां पर अंदर आती है और उसे दिखाती है कि उसके डैड जो थे वो कभी यहाँ पर सोल्जर की तरफ फाइट करते रहे और उनका मुकुट और साथ में उनका कवच यहीं पर पड़ा होता है। तो वो उसे कहती है कि यहाँ पर जिन फैमिली में तुम्हारे डैड ने जो कुछ भी हासिल किया था वो सब कुछ अपनी बहादुरी और अपनी मार्शल आर्ट्स की बिना पर हासिल किया था, क्योंकि तुम्हारे डैड एक बहुत ही बहादुर इंसान थे। उन्होंने यहाँ पर जिन फैमिली के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया था, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर रिवार्ड्स मिले थे। अब तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं। सबसे पहली चॉइस ये है कि तुम यहाँ पर जिन फैमिली में उन्होंने जितनी भी अपनी विरासत छोड़ी है वो सारी की सारी तुम रख लो, यानी कि जो मैनर इसके अलावा उनकी जो कुछ भी यहाँ पर जिन फैमिली में बनता है वो सारे का सारा तुम्हारा हो जाएगा, और तुम और तुम्हारी आने वाली जितनी भी पीढ़ियां होंगी वो सारी पीढ़ियां बिना कुछ काम किए ही यहाँ पर अपनी सारी जिंदगी आराम से सुकून से गुजार सकती है, क्योंकि तुम्हारे डैड इतना कुछ कमाकर छोड़कर गए हैं। और दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास यह है कि तुम्हें यहाँ पर एक कीलिंग पिल दी जाएगी, कि सिर्फ और सिर्फ एक कीलिंग पिल यहाँ पर सारी की सारी विरासत के बदले में तुम सब कुछ छोड़ दोगे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हारे डैड की विरासत से, लेकिन तुम्हें कीलिंग पिल दे दी जाएगी। तुम्हारा शिमू से कहता है कि कीलिंग पिल क्या होती है, क्या ये इतनी ज्यादा खास है कि यहाँ पर आप मुझे इतनी विरासत के बदले में सिर्फ एक पिल दे रही हैं। तो उसकी मदर उसे बताती है कि हाँ, काइजुआन मार्शल आर्ट्स का स्कूल जो है वो यहाँ पर हर 5 साल के बाद कुछ ही डिसाइपल्स को चूज करता है, यानी कुछ ही डिसाइपल्स को अपने स्कूल में एडमिशन देता है, लेकिन जिन डिसाइपल्स को वहां पर एडमिशन मिलता है वो बहुत ही महान वॉरियर्स और बहुत ही महान मार्शल आर्टिस्ट बनकर बाहर निकलते हैं। लेकिन स्कूल में एडमिशन लेने के लिए तुम्हारी बॉडी के अंदर कम से कम की का स्रोत होना चाहिए, यानी कि तुम इस वक्त बॉडी टेम्परिंग के 7th लेवल पर, अभी तक तुम यहाँ पर की के लेवल तक नहीं पहुंचे कि तुम की को गैदर कर सको। लेकिन अगर तुम यहाँ पर कीलिंग पिल को एब्जॉर्ब करते हो तो कीलिंग पिल को एब्जॉर्ब करने के बाद तुम्हारी बॉडी के अंदर की पावर आ जाएगी, और जब तुम्हारी बॉडी के अंदर की पावर आएगी तो तुम्हारे लिए यहाँ पर एग्जाम को पास करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, तुम आसानी से काइजुआन स्कूल के अंदर एडमिशन ले सकते हो। जब तुम काइजुआन स्कूल के अंदर एडमिशन ले लोगे तो उसके बाद तुम इससे बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, जितना तुम्हारे डैड छोड़कर गए तुम उससे भी ज्यादा अपने लिए हासिल कर सकते हो। लेकिन मास्टर चैंग ने मुझे बताया कि तुम्हारे ऊपर वहां पर ब्याओ ब्रदर्स ने अटैक किया था, इसका मतलब यह है कि फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात से खुश नहीं है कि हम तुम्हें यहाँ पर कीलिंग पिल दे लें। कीलिंग पिल जो है एक बहुत ही खास पिल, और सभी लोग चाहते हैं कि ये पिल उनको मिले। वो लोग तुम्हारे डैड की अचीवमेंट्स को उनके मरने के बाद अब यहाँ पर बिल्कुल भी मान नहीं रहे, और वो कहते हैं कि तुम्हारे डैड ने इतना कुछ हासिल नहीं किया और इसी वजह से वो तुम्हें मारना चाहते हैं ताकि तुम्हारे पास वो पिल जो है वो छीनी जा सके। तो वो उसे कहती हैं तो मैं यहाँ पर तुम्हें 2 ऑप्शन देती हूँ। पहला ऑप्शन बिल्कुल सेफ है, तुम इस विरासत के ऊपर कब्जा कर लो, जहाँ पर आराम से बैठो। और दूसरा ऑप्शन बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिसमें तुम्हें पिल दी जाएगी लेकिन उसमें तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना होगा, सभी लोगों से खुद ही फाइट करनी पड़ेगी। तुम्हारा शिमू जो होता है वो आंटी जैन की बात सुनने के बाद कहता है कि जिस तरह से आप यहाँ पर कीलिंग पिल की बात कर रही है, मुझे लगता है कि ये जो मेरे फादर की
इक्विपमेंट थी उसके बदले में उन्हें दी जा रही थी, इसी वजह से ये पहुंचना खास है। तो फिर मैं यहाँ पर इसी डिसीजन के साथ आगे बढ़ूंगा। मुझे कीलिंग पिल चाहिए ताकि मैं यहाँ पर अपना रास्ता खुद बना सकूं। मैंने अपनी मॉम से वादा किया था, मेरी मॉम ने मरने से पहले मुझसे कहा था कि तुम इस दुनिया के सबसे बेस्ट वॉरियर, सबसे बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बनकर दिखाओगे, जो कि यहाँ पर हीवन और अर्थ को भी सप्लेट कर सकता है। मैं ऐसा वॉरियर बनना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि कीलिंग पिल लेने के बाद जब मैं काइजुआन सेक्टर का हिस्सा बनूंगा तभी मैं यहाँ पर वो कर पाऊंगा। जबकि मैंने यहाँ पर आने का फैसला कर ही लिया है तो फिर मैं यहाँ पर से वापस तो बिल्कुल भी नहीं मुड़ सकता, चाहे कितना भी रोड कितना डेंजरस क्यों ना हो, लेकिन मैं इसी रास्ते के ऊपर आगे बढ़ूंगा और अपने आप को एक बहुत ही महान मार्शल आर्टिस्ट बनाकर रहूंगा। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है 3 महीने के बाद का दिखाया जाता है। 3 महीने के बाद वो इसे एक मास्टर देते हैं जिसका नाम मास्टर ली होता है। तुम्हारा वैंगलिन जो होता है, सॉरी वैंगलिन निशिमू जो होता है, वो मास्टर ली के साथ वहां पर ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो अपनी तलवार के साथ उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मास्टर ली जो होता है उसे पंच मारता है जिससे वो पीछे की तरफ गिर जाता है। तो मास्टर ली उसे कहता है कि लड़के सिर्फ 9 महीने बचे हैं जहां पर कंपटीशन सिलेक्शन जो कंपटीशन है वो स्टार्ट होने वाला है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन स्किल्स के साथ सिलेक्शन कंपटीशन में हिस्सा लेने के लायक हो जाओगे? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम उनके सिलेक्शन एग्जाम को भी पास कर पाओगे। जबकि शिमोन से कहता है कि मास्टर वहां पर देखो, मैंने उन डमीज को किस तरह से काट दिया है, मुझे लगता है कि मैं काफी बेहतर हो गया हूं, आज से पहले मैंने कभी तलवार नहीं चलाई। तो उसको मास्टर से कहता है क्या तुम यहाँ पर इसे ट्रेनिंग कहते हो? तुम्हें लगता है कि तुम कुछ डमीज को यहाँ पर काट सकते हो तो तुम्हारी तलवारबाजी बेहतर हो गई है। यहाँ पर जिस टेक्निक को मास्टर कर रहे हो उस टेक्निक को जब तुम पूरी तरह से मास्टर कर लोगे तब तुम अपनी तलवार के साथ पूरी की पूरी माउंटेन को काट सकते हो। जहां पर ये छोटे छोटे डमीज को काट कर तुम्हें लगता है कि तुम बेहतर हो गए हो। अभी तुम्हारे सामने बड़ा लंबा रास्ता है, तुम्हें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। तो जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 04 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हो सकता है कि एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाए और हम लोग शिमो को एग्जाम में टेस्ट देते हुए देखेंगे क्या वो एग्जाम को इतनी आसानी से पास कर पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? शैंग्रीला की एपिसोड 05 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शिमो जो होता है एक मास्टर के पास से ट्रेनिंग ले रहा होता है। तो मास्टर शी जो होता है उसे वहां पर प्राइवेट में ट्रेनिंग दे रही होता है क्योंकि उसकी फैमिली ने उसे काफी अच्छी खासी रकम दी होती है। तो वहां पर उसे एक स्पेशल टेक्निक सिखा रहे होते हैं जिसे गेल ऑफ द ब्लेड कहा जाता है और उसके अंदर 13 स्टेप्स होते हैं। तो वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें परफॉर्म करके दिखाता हूं और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार को उठाते हैं और उसे कहते हैं जब तुम यहाँ पर इसको ठीक से परफॉर्म करना सीख जाओगे तब तुम सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्राइक में यहाँ पर 13 पूरी स्ट्राइक्स लगा पाओगे। जब तुम यहाँ पर 13 स्ट्राइक्स लगा पाओगे तब ये होगा। और इसी के साथ ही वो सामने की तरफ एक अटैक करते हैं। तो उनका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है लेकिन उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 स्लैशेस होती हैं क्योंकि ये कैंपर लेवल का स्किल है। जब तक हम इसे 13वें लेवल तक मास्टर नहीं कर लेते तब तक यहाँ पर ये कैंपर लेवल का स्किल नहीं कहलाएगा। तो सामने बोल्डर के ऊपर वहां पर कुछ स्लैशेस लगती है। तो उसे कहता है कि क्या तुमने देखा मैं यहाँ पर इस टेक्निक को यूज करते हुए एक ही अटैक में यहाँ पर 9 स्लैशेस लगा पाया हूँ। इसका मतलब यह है कि मैंने इसे 9वें लेवल तक मास्टर किया हुआ है। अगर तुम यहाँ पर इसे 13वें लेवल तक मास्टर कर लेते हो तो मुझे लगता है कि एम्पर लेवल के मास्टर्स भी तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएंगे और तुम बड़ी आसानी से यहाँ पर एम्पर लेवल के मास्टर्स को हरा पाओगे। फिर साथ ही उसके साथ वहीं पर बैठ जाते हैं सांस लेने के लिए और उसे कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हारे जैसे बच्चे के पास इतना पैसा कहां से आया क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरी प्राइवेट फीस कितनी ज्यादा है। मैं एक क्लब का ऑनर हूं, यानी कि एक क्लब का ऑनर हूं जहां पर मैं बच्चों को ट्रेनिंग देता हूं, लेकिन तुम्हें यहाँ पर स्पेशली ट्रेन करने के लिए मुझे यहाँ पर बहुत सारे पैसे दिए गए हैं। तुम्हारा वैंगलिन उसे बताता है, सॉरी शिमो से बताता है कि मेरे फादर ने मरने से पहले मेरे लिए बहुत सारी विरासत छोड़ी थी जिसके अंदर से बहुत सारा पैसा मेरे हिस्से आया है। मैं उस सारे पैसे को यूज करके अपने आप को तैयार करना चाहता हूं ताकि मैं काइजुआन सेक्टर में अपने लिए एडमिशन ले सकूं। इसी के साथ ही वो एक बैकग्राउंड का सीन दिखाता है जहां पर माय शिमो ने अपनी आंटी जैन से कहा था कि ठीक है मैं यहाँ पर दूसरे रास्ते को चूज करता हूं। मैं यहाँ पर अपने डैड की विरासत में यहीं पर बैठकर आराम से नहीं बैठने वाला बल्कि मैं एक वॉरियर बनना चाहता हूं और मैं यहाँ पर सबको यूज करूंगा ताकि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकूं। तो उसकी आंटी उसे कहते हैं कि जबकि तुमने अपना रास्ता चूज कर लिया तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगी। अगर तुम पहली चॉइस को चूज करते तो यहाँ पर सारी जिंदगी तुम बड़े आराम से बैठ सकते थे मेरी प्रोटेक्शन में, लेकिन अब जबकि तुम यहाँ पर एक वॉरियर बनने के लिए आगे बढ़ना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर वार्निंग देना चाहती हूँ। तुम्हें खास तौर पर यहाँ पर अपने 5th अंकल से पहुंचता बचकर रहने की जरूरत है। जो मेरा 5th ब्रदर है उसका एक छोटा बेटा है जो कि तुम्हारी उम्र का है और वो भी यहाँ पर काइजुआन सेक्टर में एडमिशन लेना चाहता है। इसी वजह से वो चाहता है कि उसे कीलिंग पिल दे दी जाए, लेकिन हम लोग ये पिल उसे नहीं देना चाहते। इसी वजह से वो अगर जहां भी मौका मिलेगा वो तुम्हें मारने की कोशिश जरूर करेगा। और हमारे शिमो को पहले से पता है कि ब्याओ ब्रदर्स को भी 5th एल्डर ने वहां पर भेजा था। तो मास्टर ली हमारे शिमो को बताते हैं कि तुम काइजुआन मार्शल स्कूल को ज्वाइन करना चाहते हो। मार्शल आर्ट की अकेडमी जो है जहां पर हमारे पूरे कॉन्टिनेंट सॉरी पूरे किंगडम के अंदर 4 बड़ी अकेडमीज हैं। उन 4 बड़ी अकेडमीज में से एक सबसे बेस्ट अकेडमी वो भी है। हर साल वहां पर हजारों की तादाद में डिसिपल्स जो है वो एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो लकी होते हैं और जिन्हें एडमिशन मिल पाता है। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम वहां पर एडमिशन ले पाओगे? क्योंकि वहां पर तुम्हारा कंपटीशन जो है वो तुम्हारी एज के बहुत सारे ऐसे डिसिपल्स के साथ होने वाला है जिनके आंख में भी यही सपना होगा कि वो लोग उस सेक्टर का हिस्सा बन सकते हैं। इसी वजह से वो पूरी तैयारी करके आएंगे। हमारा
शीमो जो होता है मास्टर ली से कहता है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे यहाँ पर अब बचे हुए जितने महीने बचे हैं उस एग्जाम के लिए, उससे पहले मुझे यहाँ पर अपनी बॉडी टेम्परिंग गार्ड को 9th लेवल या फिर उससे आगे तक पहुंचाना होगा। वहीं पर जहाँ पर दूसरी रिक्वायरमेंट्स की वो रिक्वायरमेंट जो है वो आंटी जैन पूरी कर देंगी, क्योंकि आंटी जैन मुझे कीलिंग पिल देने वाली है, जिसकी मदद से मैं यहाँ पर एनर्जी को सेंस कर पाऊंगा और अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर पाऊंगा। तो लगता है कि मैं बड़ी आसानी से इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो जाऊंगा। तो मास्टर लियो से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले तुम्हें यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को सीखने की जरूरत है। जबकि तुमने यहाँ पर रेस्ट कर लिया तो फिर जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ, हमें दोबारा से यहाँ पर प्रैक्टिस को स्टार्ट करना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बहुत ही जल्दी यहाँ पर एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके साथ मैं शीमो से कहता हाँ क्यों नहीं, और इसी के साथ उसे कहता है कि मास्टर अब जबकि हम लोग दोबारा ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले हैं, क्यों ना आप यहाँ पर मुझे एक फिस्ट टेक्निक सिखाएं। तो मास्टर लियो से कहता है कि तुम यहाँ पर एक फिस्ट टेक्निक क्यों सीखना चाहते हो, तुम पहले भी यहाँ पर मुझसे यही कह रहे थे कि तुम्हें एक फिस्ट टेक्निक सीखनी है, क्या तुम्हें हैंड टू हैंड कॉम्बैट बहुत ज्यादा पसंद है। हमारे जैसे मार्शल आर्टिस्ट जो है वो फिस्ट टेक्निक सिर्फ और सिर्फ इसीलिए सीखते हैं ताकि वो सेकंड ऑप्शन रहे, क्योंकि हमेशा हम लोग तलवार से अटैक करते हैं, तलवार को यूज करते हैं। लेकिन अगर कभी बाई चांस हमारे हाथ से हमारी तलवार छूट जाती है तो उस वक्त हमारे पास यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी टेक्निक होनी चाहिए जिसके साथ हम अपने ओपोनेंट को काउंटर कर सके। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर फिस्ट आर्ट को सीखते हैं, लेकिन फिस्ट आर्ट को सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। क्या तुम वाकई में यहाँ पर फिस्ट आर्ट को सीखना चाहते हो? शीमोन से कहता है कि हाँ मास्टर मैं यहाँ पर फिस्ट आर्ट को सीखना चाहता हूँ। तो इसी के साथ ही उसे कहता है तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हें फिस्ट आर्ट सिखाऊंगा। अब जबकि तुमने यहाँ पर थोड़ी हद तक इस 9 स्केल टेक्निक को सीख लिया है तो फिर अब मैं यहाँ पर तुम्हें फिस्ट टेक्निक के बारे में बता सकता हूँ कि तुम कैसे इसको सीखोगे। और इसी के साथ ही वो अपनी फिस्ट में पावर को रिलीज करते हैं, हमारे शीमो के सामने अपनी फिस्ट करते हैं, वो उसे पंच मारते हैं। तो वो उसे पंच नहीं मारते बल्कि उसके चेहरे के करीब पंच को रोक देते हैं, लेकिन उसके अंदर जबरदस्त प्रेशर निकलता है। तो वो उसे कहते हैं कि तुमने यहाँ पर देखा अगर फाइटिंग के दौरान हमारे हाथ से हमारी तलवार गिर जाती है तब हमारे पास हमारी फिस्ट होनी चाहिए ताकि हम लोग अपने ओपोनेंट को पंच मार के हरा सकें। फिर साथ ही वो उसे कहता है कि यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो कि फिस्ट के रिलेटेड है, लेकिन मैं तुम्हें जो टेक्निक सिखाने वाला हूँ उसे स्टोन ब्रेकिंग फिस्ट कहा जाता है। ये एक बहुत ही कमाल की टेक्निक है जो कि येलो मार्शल एकेडमी की एक टेक्निक है, क्योंकि तुम यहाँ पर फिस्ट को यूज करने वाले हो, इसी वजह से तुम्हारी फिजिकल बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिस्ट को यूज करने के लिए हमेशा से फिजिकल बॉडी को ट्रेन किया जाता है। तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर अपनी बॉडी को ट्रेन करना होगा। और इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर एक बोल्डर की तरफ देखते हैं जो कि मिट्टी का बना होता है और उसके अंदर वहां पर काफी सारे दाने पड़े होते हैं। तो वो उसे कहते हैं कि क्या तुम इसे देख रहे हो, तुम्हें इसके अंदर पंचेस मारने होंगे, तब तक इसके अंदर पंचेस मारते रहो जब तक कि तुम यहाँ पर इस बोल्डर को तोड़ नहीं देते। और जब ये बोल्डर टूट जाएगा उसी के बाद अब यहाँ पर मैं तुम्हें अगला तरीका बताऊंगा, क्योंकि इसके बाद आगे 2 स्टेप्स आते हैं। एक स्टेप जिसमें हम लोग मिट्टी के बर्तन के अंदर टूटे हुए पत्थर डालते हैं और उसमें तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद जो अपग्रेड लेवल, उसके बाद जो 3rd लेवल आता है, 3rd लेवल में तुम्हें यहाँ पर लोहे का एक बड़ा सा जार दिया जाता है जिसके अंदर रेत भरी गई होती है और तुम्हें उसे पंच मार कर तोड़ना होता है। अगर तुम उस फाइनल 3rd स्टेप को पार कर लेते हो तभी तुम यहाँ पर इस स्टोन ब्रेकिंग फिस्ट आर्ट को सीख सकते हो। तो वो शीमो से कहते हैं कि चलो साथ ही यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करो। शीमो जो होता है वहां पर उन दानों के अंदर पंचेस मार रहा था, वो उस बड़े से जार के अंदर रखे हुए दानों के अंदर बार बार पंचेस मार रहा था, जबकि मास्टर वहां पर खड़े होकर उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। इसी के साथ ही हमारा शीमो एक जबरदस्त पंच मारता है और वो कोल्ड्रॉन सॉरी वो जो जार जो होता है वो टूट जाता है और सभी दाने वहीं पर बिखर जाते हैं। तो वो उसे कहता है कि मास्टर मैं यहाँ पर आपसे इस बात को सीक्रेट नहीं रखूंगा, लेकिन मैं इससे पहले एक बहुत ही बड़े बोल्डर को अपने पंच मार कर तोड़ चुका हूँ और वो बड़ा बोल्डर जो था एक बड़ा सा पत्थर का बोल्डर था जिसको मैंने पंच मार कर तोड़ा था। तो मास्टर ली उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं अगर ऐसी बात है तो इसी के साथ ही वो एक बड़े से लोहे के जार को उठाकर ले आते हैं जिसके अंदर पत्थर के टुकड़े पड़े होते हैं। तो वो उसे उठाकर उसके सामने लाते हैं और उसे कहते हैं कि चलो जल्दी से आप रेडी हो जाओ। तो शीमो कहता है लेकिन मास्टर आपने तो कहा था कि 2nd स्टेप में जहां पर मिट्टी के जार के अंदर पत्थर के टुकड़े होंगे, लेकिन यहाँ पर तो लोहे के जार के अंदर पत्थर के टुकड़े हैं। तो मास्टर उसे कहता है कि तुमने खुद ही तो यहाँ पर कहा कि तुमने एक बड़े से पत्थर के बोल्डर को पंच मारकर तोड़ा था, जबकि तुम पहले से यहाँ पर लेवल अप कर चुके हो, तो फिर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बीच की ट्रेनिंग की जरूरत है, तुम यहाँ पर डायरेक्टली इसको तोड़कर दिखाओ। बड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं कि हमारा शीमो जो होता है वहां पर उन पत्थरों के ऊपर पंचेस मार मारकर उसके हाथ बुरी तरह जख्मी हो चुके होते हैं और उसके बाजू भी सूज चुके होते हैं। तो वो अपने हाथों की तरफ देख रहा था तो उसके मास्टर लियो से कहता है कि तुम्हारे हाथों के ऊपर ये चोटें और साथ में ये बहता हुआ खून और साथ में ये स्वेलिंग मुझे बता रही है कि तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। इसी तरह जब तुम यहाँ पर इन पत्थरों के ऊपर पंचेस मारते रहोगे, तुम्हें डेली रोजाना यहाँ पर ये करना होगा, तभी जाकर तुम्हारे हाथ जो है इतने मजबूत हो जाएंगे। अगली बार जब तुम पत्थर का अपना हाथ मारोगे तब यहाँ पर पत्थर टूटेगा, ना कि तुम्हारा हाथ टूटेगा। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कम से कम 3 से 4 दिन की रेस्ट की जरूरत है, तभी तुम्हारे हाथ दोबारा नॉर्मल हो पाएंगे। तो शीमो कहता है कि मुझे तो लगता है कि मुझे पूरा हफ्ता लेटना पड़ेगा तब मेरे हाथ ठीक होने वाले हैं और मैं यहाँ पर स्वर्ड आर्ट को भी मास्टर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे हाथों में तलवार नहीं पकड़ सकता। तो मास्टर अपने पास से एक बुक निकालते हैं और उसकी तरफ फेंकते हैं और कहते हैं ये लो, ये तुम्हारे लिए एक स्पेशल टेक्निक है जो कि तुम्हारी बॉडी को टेम्पर करने के लिए है। तुम अपने हाथों की वजह से तलवार तो नहीं उठा सकते हो, ना ही पंच मार सकते हो, लेकिन तुम यहाँ पर पढ़ तो सकते हो। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, 1 हफ्ते के बाद मैं वापस आऊंगा। अगर तुम्हारे हाथ यहाँ पर मेरे आने से पहले ठीक हो जाते हैं तो फिर तुम मुझे ढूंढते हुए आ जाना। मुझे तुम्हें मेरे एड्रेस के बारे में पता है कि मैं कहाँ पर रहता हूँ, मुझे आकर मुझे बुला लेना और मैं तुम्हें दोबारा ट्रेनिंग दूंगा। और इसी के साथ ही नेक्स्ट दिन रात के वक्त का दिखाया जाता है कि शीमो अपने बिस्तर के ऊपर लेटा होता है। इसी के साथ उसकी बॉडी के अंदर से वही रेड कलर
कलर की मिस्ट निकलती है। वो रेड कलर का ऑरा उसकी पूरी बॉडी को वहां पर कवर कर लेता है और इसी के साथ हमारा शिमू जो था अपने बेड को वहां पर कस के पकड़ लेता है, क्योंकि वो ऑरा जो था उसे बहुत ज्यादा पेन दे रहा था। लेकिन इसी के साथ उसका बेड भी टूट जाता है, क्योंकि वो उसे कसकर पकड़ता है। इसी वजह से वो उठकर बैठ जाता है और अपने हाथों की तरफ देखता है कि उसके हाथ पूरी तरह से रिकवर कर चुके होते हैं। वो इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या हुआ, मास्टर ने कहा था कि 4 से 5 दिन लगेंगे मेरे हाथों को रिकवर होने में, लेकिन ये तो एक ही रात में जहां पर पूरी तरह से हील हो गया। और ये रेड कलर का ऑरा क्या था, क्या ये वही ऑरा था जो पानी के अंदर था। हम लोग अपनी एपिसोड 05 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारी शीमो की जिंदगी में और क्या इंटरेस्टिंग आने वाला है, क्योंकि हमारी हीरोइन की एंट्री होने वाली है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शिमो जो होता है उसके हाथ दोबारा से पूरी तरह से हील हो जाते हैं और साथ उसे वहां पर रेड कलर का ऑरा भी दिखाई देता है। तो वो जल्दी से उठकर बैठ जाता है और कहता है कि मास्टर ली ने कहा था कि इसमें तो 4 से 5 दिन लगने वाले हैं, लेकिन ये इतनी जल्दी कैसे हील हो गया। इसी के साथ ही वहीं पर बैठ के कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। जब वहां पर कल्टीवेट करने के लिए बैठा होता है, इसी के साथ उसका लेवल अप हो जाता है और इसी के साथ ही एक दिन बाद का सीन दिखाते हैं कि बारिश हो रही होती है और वो खाना पकड़ने के लिए जाता है, जहां पर एक बोर उसके आगे आगे भाग रहा होता है और उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। तो वो जल्दी से भागते हुए उसे माउंटेन ब्रेकिंग पंच के साथ पंच मारता है, लेकिन वो बोर जो होता है वो जंप करते हुए वहां पर से निकल जाता है और फिर साथ ही वो तेजी के साथ उसका पीछा करता है, साथ ही अपनी तलवार के साथ वहां पर स्लैशेस लगाना स्टार्ट करता है, क्योंकि उसने यहाँ पर तलवारबाजी और साथ में माउंटेन ब्रेकिंग पंच दोनों को यहाँ पर कुछ हद तक सीख लिया है। तो जब वो वहां पर तलवार को यूज करते हुए काफी सारे पेड़ों को काट देता है, तो एक पेड़ बड़ा सा उस बोर के सामने आकर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो बोर के सामने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। और इसी के साथ ही हमारा शिमो जो होता है अपनी तलवार लेकर उसके सामने आता है और उसे कहता है कि अब मुझे लगता है कि तुम्हारे पास यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। तो वो बोर बड़ी तेजी के साथ उसके पीछे उसकी तरफ आगे बढ़ता है ताकि उसके ऊपर अटैक कर सके। जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करता है, इसी के साथ ही द्राम द्राम की आवाज आती है और उसके बाद हमारा जो शिमो होता है वो उसे अपने कंधे के ऊपर उठाकर लेकर जा रहा था, क्योंकि उसने उसको मार दिया होता है। तो शिमो कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मैं माउंटेन ब्रेकिंग पंच के साथ 600 पाउंड की पावर को आसानी से रिलीज कर सकता हूँ, जिससे मैंने इस बोर को पकड़ लिया और मेरी ब्लेड आर्ट भी पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गई है। लगता है कि मास्टर ली को जाकर बुलाकर लाना पड़ेगा, क्योंकि मैं पूरी तरह से हील हो गया हूँ। लेकिन जैसे ही वो अपने घर में वापस आता है, उसे घर के अंदर से रोशनी दिखाई देती है जैसे किसी ने आग जलाई हो। तो इस बात से वो काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि घर में इस वक्त किसी को नहीं होना चाहिए था। तो वो बड़ी तेजी के साथ जाता है, अपना दरवाजा खोलता है और कहता है कौन है जहां पर, किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे घर में घुसने की। तो वहां पर एक बाप बेटी होते हैं, तो वो उसे कहते हैं कि यंग मास्टर प्लीज हमें छोड़ दो, प्लीज हमारे पर अटैक मत करना। हमारे पास यहाँ पर इस बारिश में कहीं और जाने के लिए वक्त नहीं था और ना ही हमारे पास यहाँ पर इस बारिश में कहीं और जगह जाने की जगह है। तो हमारा शिमो जो होता है उन दोनों की तरफ देखता है कि वो दोनों बिल्कुल हार्मलेस होते हैं और वहां पर उसकी बेटी को देखता है जो कि हमारी आगे जाकर हीरोइन बनने वाली है। और उस लड़की का नाम जोंग जियो होता है और उसकी उम्र भी 14 साल ही है। तो इसी के साथ ही वो अपने बोर को वहां पर घर के अंदर ही पकाता है, साथ ही उनके सामने मीट करता है और कहता है कि आप लोग खाएंगे। तो लड़की जो होती है वहां पर ना करती है, जबकि फादर उसे कहता है कि हाँ हमें भूख लगी है। जबकि साथ ही उसे कहती है फादर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर इस लड़के के घर के अंदर रात के वक्त आकर घुस गए और यहाँ पर रात को रुकने वाले हैं और ऊपर से आप यहाँ पर इसके पास से खाना भी लेंगे। हमारा शिमोन से कहता है कि मुझे लगता है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं, अगर तुम लोग खाना चाहो तो खा सकते हो। और साथ ही वो यंग मिस जियो से कहता है कि यंग मिस जियो प्लीज ले लो, तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा भूख लगी होगी, तुम अगर यहाँ पर इसको खाना चाहो तो खा सकती हो। और इसी के साथ ही वो लोग इसके बात के लिए मान जाते हैं और वहीं पर उसके पास से मीट लेकर खाना शुरू कर देते हैं। वहीं पर मिस जोंग जो होती है वो मैं शिमो की तरफ देख रही होती है, फिर साथ ही वो लोग वहां पर बैठकर काफी देर बातें करते हैं और इसी के साथ ही फादर उसे बता रहे होते हैं वो अपनी बेटी के साथ यहाँ पर से कहां पर जा रहे थे और साथ ही उसे अपनी फैमिली के बारे में बता रहे होते हैं कि उनकी जोंग फैमिली की हालत इस वक्त बहुत ज्यादा बुरी है और उनकी फैमिली के ऊपर अटैक हुआ था। तो इसी के साथ उसकी बेटी उसे कहती है कि डैड मुझे लगता है कि इस वक्त वो लोग इस एंगेजमेंट को कैंसिल कर देंगे, जबकि उसके डैड उसे कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर इस एंगेजमेंट को कैंसिल करेंगे। और साथ ही उसके सामने अपनी बेटी की तारीफें कर रहे होते हैं कि मेरी बेटी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, पर इस वक्त जो भी हालत है वो सारी की सारी वो फैमिली की वजह से है। साथ ही वो अपनी बेटी से कहते हैं कि मेरे बच्चे तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अब तुम्हें बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ देने वाला हूँ और आज के बाद से तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हमारा शिमू जो होता है वहां पर सोच रहा था कि यहाँ पर किस वो फैमिली की बात कर रहे हैं। इस स्टेट में 4 बड़ी फैमिलीज हैं, जिनमें से जिन फैमिली भी एक बड़ी फैमिली और वो फैमिली भी उन्हीं फैमिली में से एक है। और इसी के साथ ही हमारे शिमू को वहां पर कुछ महसूस होता है, आसमान के ऊपर बिजली चमकती है और साथ ही हमारा शिमू कुछ महसूस करता है जैसे कोई उनकी तरफ आगे बढ़ रहा हो। तो हमारा शिमू कहता है कि लगता है कोई आ रहा है और इसी के साथ ही अपनी तलवार लेकर दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है कि शायद दरवाजे से कोई अंदर आने वाला है। लेकिन इसी के साथ ही साइड की दीवार टूटती है और वहां पर से कोई अंदर आ जाता है, साइड की दीवार तोड़कर उनके ऊपर अटैक करता है। तो शिमू जो होता है वो दोनों बाप बेटी को पकड़ता है, जल्दी से जंप करते हुए साइड के ऊपर हट जाता है। तो जब वो लोग वहां पर देखते हैं कि दीवार तोड़कर कौन अंदर आया, तो वहां पर एक ज़ोंबी खड़ा होता है। तो एक ज़ोंबी उनके घर के अंदर घुस आता है। तो ये देखने के बाद वो लोग
काफी हैरान होते हैं। तो फादर चिल्लाकर कहते हैं जेके तो एक ज़ॉम्बी है, और ज़ॉम्बी बड़ी तेजी के साथ अपना मुंह खोलता है और उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो जबकि हमारा शिमो जो होता है अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करता है, वो उसके ऊपर स्लैशेस लगाता है, लेकिन क्योंकि वो ज़ॉम्बी होता है इसी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर कोई भी इफेक्ट्स नहीं होते। तो इस बात से वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है, इसकी बॉडी के ऊपर तो बिल्कुल भी कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ। और इसी के साथ ही ज़ॉम्बी जो होता है अपने पंजे को आगे बढ़ाता है और हमारे शिमो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन शिमो जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ जाता है। पीछे वाली साइड पर जाने के बाद अपनी गेल टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर बहुत सारी स्लैशेस लगाता है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर उसकी बॉडी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ज़ॉम्बी होता है तो ज़ॉम्बी मर तो नहीं सकता। वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, इसकी बॉडी के ऊपर तो कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा था। और इसी के साथ ही ज़ॉम्बी जो होता है पीछे की तरफ घूमता है और उसके ऊपर अपने बाजू से अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारा शिमो जाकर दीवार में पटकता है और उसकी तलवार भी उसके हाथ से छूट जाती है। जब उसकी तलवार उसके हाथ से छूट जाती है तो ज़ॉम्बी का अगला टारगेट जो होता है वो दोनों बाप बेटी होते हैं। वो बड़ी तेजी के साथ उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो फादर जो होता है वो अपनी बेटी ज़्यू को पीछे की तरफ हटाता है और जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता है। उस तलवार को उठाता है, तलवार को उठाकर ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो जहां हमारा शिमो और उसकी बेटी ज़्यू दोनों वहां पर चिल्लाकर कहते हैं ऐसा मत करो, क्योंकि वो ज़ॉम्बी जो होता है वो तलवार के अटैक से बिल्कुल इम्यून होता है। तो जैसे फादर जाकर अपनी तलवार को ज़ॉम्बी की बॉडी के अंदर संसहा देता है, इसी के साथ ही वहां पर जबरदस्त स्लैश हो लगती है और स्लैश लगने के साथ ही दिखाते हैं कि फादर के मुंह के अंदर से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ज़ॉम्बी ने अपना हाथ जो होता है फादर की बॉडी के आर पार कर दिया होता है। और जब उसकी बॉडी के अंदर से अपने हाथ को बाहर खींचता है तो उसके साथ ही उसका बहुत सारा ब्लड निकलता हुआ दिखाई देता है, जिससे उसकी बेटी ज़्यू जो होती है वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और एक जबरदस्त चीख मारती है। वो जब वहां पर चीख मारती है तो उसकी चीख के अंदर इतनी ज्यादा प्रेशर होता है कि उस प्रेशर के साथ ज़ॉम्बी थोड़ी देर के लिए वहां पर लड़खड़ा जाता है और वो लड़की अभी भी वहां पर चिल्ला रही होती है। उसके चिल्लाने के साथ ही हमारा जो शिमो होता है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और अब यहाँ पर अपनी माउंटेन ब्रेकिंग पंच को यूज करते हुए फुल पावर के साथ उसके ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है और इसी एक पंच के साथ वो ज़ॉम्बी की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और अब जबकि ज़ॉम्बी की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं तो वो दोबारा उठकर खड़ा नहीं हो पाता। तो जब ज़ॉम्बी वहां पर नीचे गिरता है और ज़ॉम्बी की बॉडी डिस्ट्रॉय होती है तो उसके पास एक टोकन गिरता है, एक बैच गिरता है। तो उस बैच को उठा लेता है और कहता है कि ये क्या है, लगता है कि ये बैच इसी का होगा, लेकिन ज़ॉम्बी बनने से पहले इसके पास ये बैच हुआ करता होगा, ये शायद इसकी कोई आइडेंटिटी हो सकता है, ये कोई सोल्जर हो। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ज़्यू जो होती है वो अपने फादर के पास जाकर बैठी होती है और उसे चेक कर रही होती है, लेकिन फादर के मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। तो तुम्हारा जो शिमो होता है वो भागता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है अंकल जोंग क्या आप ठीक हैं? जबकि फादर उसे कहता है कि मेरी बेटी प्लीज मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर से और ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर मरने वाला, मेरा वक्त पूरा हो चुका है। जबकि वो चिल्लाकर उसे कहती है नहीं डैड ऐसा मत कहें। जबकि मास्टर जोंग जो होते हैं वो हमारे शिमो से कहते हैं कि यंग हीरो प्लीज मेरा एक और काम करो, प्लीज मेरे पर एक और एहसान कर दो, तुमने यहाँ पर हम दोनों को पनाह दी और साथ ही हमारी जान बचाई, लेकिन क्या तुम मेरे लिए एक और काम कर सकते हो? मेरी बेटी का अब इस दुनिया में और कोई नहीं बचा, क्या तुम मेरी बेटी का ध्यान रखोगे? क्योंकि मेरे मरने के साथ ही यहाँ पर ज़्यू फैमिली और साथ में वो फैमिली, इन दोनों के दरमियान में जो बिथरोटल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, यानी कि मेरी बेटी की सगाई उनके यंग मास्टर के साथ होने वाली थी, वो कैंसिल हो जाएगी। लेकिन क्या तुम यहाँ पर मेरी बेटी का ध्यान रख सकते हो? मैं ये नहीं कह रहा कि तुम यहाँ पर मेरी बेटी को अपनी वाइफ बना लो, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम इसे अपने साथ रखो, इसे खाने के लिए खाना मिलता रहे और इसे यहाँ पर आजादी मिली रहे, मैं बस इसके लिए यही चाहता हूँ। कि उसकी बेटी उसे कहती है कि डैड आप यहाँ पर इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो? जबकि उसके डैड उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि मेरा वक्त आ चुका है, इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर और ज्यादा सब्र नहीं कर सकता और मुझे यहाँ पर तुम्हें अच्छे हाथ में देकर जाना पड़ेगा ताकि ये तुम्हारा ध्यान रख सके। और इसी के साथ ही अपनी जेब के अंदर से एक लकड़ी का एक छोटा सा बॉक्स निकालते हैं और उस बॉक्स को निकालकर वो हमारे यंग मास्टर शिमो को देते हैं और कहते हैं कि इस बॉक्स को तुम यहाँ पर अपनी डाउरी के तौर पर रखो, यानी कि अपने जहेज के सामान के तौर पर रखो, मैं अपनी बेटी तुम्हें देता हूँ, मेरी बेटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना और इसको भी संभाल कर रखना। लेकिन जैसे वो बॉक्स उसकी तरफ आगे काड़े होते हैं, बॉक्स उनके हाथ से छूट जाता है, क्योंकि इसी के साथ ही उनका ध्यान हो जाता है, वो मर जाते हैं और बॉक्स भी वहीं पर नीचे ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और फादर इसी के साथ ही मर जाते हैं। उनकी बेटी वहीं पर चिल्लाकर उसका नाम पुकारी होती है और उसके बाद सुबह के वक्त का सीन दिखाते हैं कि हमारा शिमो जो होता है वो उसे उठाकर वहां पर दफना देता है, वो लोग उसी की वहीं पर कब्र बनाते हैं और वो ज़्यू से कहता है कि मिस जोंग मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम लोग और ज्यादा यहाँ पर नहीं रुक सकते, और वो उसे अपने साथ लेकर वहां पर जंगल के रास्ते मास्टर ली के घर की तरफ जा रहा होता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 06 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इन दोनों की किस्मत में अब और आगे क्या लिखा हुआ है, क्या इन दोनों की रब ने बना दी जोड़ी यहीं पर बन चुकी है या फिर अभी और बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना बाकी है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? शैंग्रीला की एपिसोड 07 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड भी हमने देखा था कि हमारा शिमो जो होता है वो यंग मिस जोंग को अपने साथ लेकर वहां पर से बाहर आता है। तो वहां पर रास्ते में आते हुए वो उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे मिस जोंग कहने की जरूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर मेरे फादर की बातों को भी सीरियसली नहीं ले सकते, क्योंकि मेरे फादर ने मरते वक्त जो कुछ भी कहा वो सब कुछ अब तुम्हारी जिम्मेदारी तो नहीं बन सकता ना। तो वो उसकी बात सुनने के बाद कहता हाँ तुमने बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ ही मिस ज़्यू से कहती है अगर तुम चाहो तो तुम मुझे वो फैमिली में छोड़ सकते हो, मुझे नहीं लगता कि वो फैमिली के लोग
लोग इतने बुरे होंगे कि वो मेरे साथ कुछ बुरा करे। शिमू से कहता है कि मुझे लगता है कि यही ठीक रहेगा, मैं तुम्हें वो फैमिली में छोड़ देता हूँ, वो फैमिली के लोग तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। तो मुझे लगता है कि तुम जैसा सोच रहे हो बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, तुम्हारी उम्मीदें पूरी होनी चाहिए, और अगर तुम चाहो तो यहाँ पर मुझे सिर्फ शिमो भी कह सकती हो। जबकि दूसरी तरफ से वो उसे कहती है हाँ क्यों नहीं ब्रदर शी, तुम चाहो तो मुझे मिस यू कह सकते हो। या फिर इसके साथ हमारा शिमो जो था अपने पास उस बॉक्स को निकालता है और उसे कहता है कि मिस जोंग, अब जबकि हम दोनों के दरमियान में जो कुछ है वो खत्म हो चुका है, तुम्हारे फादर के मुताबिक हम लोग यहाँ पर वैसे रिलेशन में नहीं रहने वाले, तो क्यों ना तुम अपने इस हेयरलूम को वापस ले लो, तुम इसे अपने पास रख लो। तो वह कहती है नहीं नहीं मैं इसे वापस नहीं ले सकती, मेरे डैड ने जो तुम्हें दिया था इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम्हें अपने पास ही रखना चाहिए, तुम्हें इसे गिफ्ट के तौर पर इसे समझकर रखना चाहिए, क्योंकि तुमने हमारी जान बचाई है, तुमने मेरी जान बचाई, इसी वजह से गिफ्ट समझकर रख लो। और वैसे मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस बॉक्स के अंदर है क्या, और इसी वजह से अब तुम्हें इसे रखना होगा। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं फिलहाल के लिए इसे अपने पास संभाल कर रखता हूँ। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है वो फैमिली का दिखाया जाता है। तो वो फैमिली के गार्ड को जाकर वो उसे अपना टोकन दिखाता है कि वो जिन फैमिली से, और साथ ही वो उनकी यह लड़की को यहाँ पर लेकर आया जो कि जोंग फैमिली की यंग मिस है। फैमिली में टोटल 3 ब्रदर्स होते हैं। तो जो बड़ा ब्रदर होता है जिसका नाम वो फैंग होता है, वो भागता हुआ बाहर आता है और कहता है मेरी भतीजी फाइनली तुम यहाँ पर पहुंच ही आई, अरे फादर कहाँ पर है, वो कहाँ पर चले गए, तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए, चलो ठीक है अंदर चल के बात करते हैं। जबकि उसका बेटा भी उसके साथ ही होता है, उसका बेटा जिसका नाम वो हुआ होता है, और इसी के साथ इसकी शादी होने वाली है। तो इसी के साथ ही हमारी जोंग जियो जो होती है वो हमारे शिमू को गुड बाय बोलती है और कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर छोड़ने के लिए आने के लिए। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं। इसी के साथ ही उसे कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे, और इसी के साथ ही वो उसे अपने साथ लेकर अंदर चले जाते हैं। जबकि हमारा शिमू उसे देखते हुए बाहर आ जाता है, लेकिन इसी के साथ दिखाते हैं वो फैमिली का जो यंग मास्टर होता है वो हमारे शिमू को घूर घूर कर देख रहा होता है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है मास्टर ली का दिखाया जाता है कि हमारा शिमू जो होता है मास्टर ली को बुलाकर ले आता है कि मैंने पहले अपने आप को रिकवर करवा लिया है। तो मास्टर ली उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि मैंने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी से अपने आप को रिकवर करवा लोगे, तुम्हारी फिस्ट और गेल आर्ट दोनों पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी हैं, और तुम पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर अकेले ट्रेनिंग कर रहे थे। फिर साथ ही उसे कहता है कि जितना मैंने सोचा था तुम उसके ज्यादा तेजी के साथ यहाँ पर सीख रहे हो, लेकिन साथ ही उसी के साथ ही वो अपना सर झुकाकर निराश होकर बैठ जाते हैं और कहते हैं तुमने यहाँ पर मेरी ट्रेनिंग को क्यों छोड़ दिया और तुम अकेले डीप माउंटेन्स के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए क्यों चले गए। कि हमारे शिमू ने अपने मास्टर ली को बताया होता है कि यहाँ पर वो डीप माउंटेन के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए गया था, जहाँ पर से उसे काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिला, और उसने ये नहीं बताया कि उनके ऊपर एक ज़ॉम्बी ने भी अटैक किया था। शिमो सोच रहा था अगर मैं मास्टर को यहाँ पर ज़ॉम्बी के बारे में बता दूं तो फिर तो मास्टर यहाँ पर पागल ही हो जाएंगे। तो इसी के साथ ही हमारा शिमो जो था अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे स्टोन ब्रेकिंग फिस्ट और साथ में गेल फोर्स ब्लेड आर्ट को सिखा दिया, लेकिन इसके साथ ही मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे यहाँ पर आयरन बॉडी टेम्परिंग मेथड सिखा सकते हैं। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर हैरान होते हैं और कहते हैं क्या तुम यहाँ पर आयरन बॉडी टेम्परिंग टेक्निक सीखना चाहते हो। तो वो कहता है हाँ मास्टर मैं यहाँ पर उस टेक्निक को सीखना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी की के 9th लेयर तक ही पहुंच पाया हूँ, मुझे इससे ज्यादा ब्रेक थ्रू करना, मुझे यहाँ पर 10वें या 11वें लेवल तक ब्रेक थ्रू करना होगा। इससे पहले कि एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाए मुझे एकेडमी के टेस्ट के लिए अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए अपनी लेवल को बढ़ाना ही होगा। इसका मुझे यहाँ पर 11वें लेवल तक पहुंचना, अगर मैं 11वें लेवल तक नहीं पहुंच पाता तो कम से कम मेरे पास आयरन बॉडी टेक्निक तो होनी चाहिए। इसी वजह से मैं यहाँ पर आयरन बॉडी टेम्परिंग मेथड को सीखना चाहता हूँ। तो उसके मास्टर लियो से कहते हैं कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें ये टेक्निक सिखा सकता हूँ, लेकिन इसके साथ काफी सारे ड्रॉबैक्स भी हैं। तो वो कहता है हाँ मास्टर बताएं ना। वो कहता है कि इसके लिए तुम्हें बहुत सारे पैसे की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और साथ ही इसमें बहुत ही मोटी रकम खर्च होगी। तो शिमोन से कहता है कि मुझे इस बात से कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ पर वो सब कुछ अरेंज कर लूंगा। तो मास्टर लियो से कहता है कि ऊपर से ये मेथड बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी को यहाँ पर बहुत ही बार बुरी तरह से टूटना पड़ेगा, उसके बाद फिर से जोड़ना पड़ेगा। शिमो कहता है कि मास्टर मुझे इस बात से भी कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ पर किसी भी चीज से नहीं डरता, मुझे यहाँ पर रिस्क लेने अच्छे लगते हैं। और इसी के साथ ही मास्टर लियो की बात सुनने के बाद कहते हैं अच्छा ठीक है अब जबकि तुम यहाँ पर किसी भी तरह से टलने वाले नहीं हो, तुम इस बॉडी टेम्परिंग मेथड को सीख कर ही रहोगे, तो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। ये टेक्निक जो है जो बाहर वाले किसी को नहीं सिखाई जा सकती। ये टेक्निक येलो मास्टर स्कूल की एक स्पेशल टेक्निक है, यानी कि आयरन बॉडी टेम्परिंग टेक्निक मैं तुम्हें सिखा तो सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी रिक्वेस्ट को मानना होगा, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। अगर तुम मेरे लिए वो काम करोगे तभी मैं यहाँ पर तुम्हें ये वाली टेक्निक सिखा सकता हूँ। तुम्हारा शिमोन से कहता है कि मास्टर अब ये मत कहना कि तुम्हें और बहुत सारे पैसे चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा तो बहुत ही जल्दी कंगाल होकर बैठ जाऊंगा। तो उसके मास्टर से कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा छोटी सोच वाले हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे मास्टर सिर्फ और सिर्फ पैसे यहाँ पर चाहते हैं। नहीं, मुझे इस बार तुमसे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मैं यहाँ पर एक और कंडीशन रखने वाला हूँ। उसी के साथ ही मास्टर लियो से कहते हैं कि 3 महीने के बाद यहाँ पर जितने भी मार्शल क्लब्स हैं उन सभी का आपस में एक मार्शल आर्ट्स का कंपटीशन होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि उस टूर्नामेंट में तुम यहाँ पर मेरी तरफ से, मेरे क्लब की तरफ से फाइट करो। अगर तुम इस रिक्वेस्ट को मानते हो तभी मैं यहाँ पर तुम्हें आयरन बॉडी टेम्परिंग टेक्निक सिखाऊंगा। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है वो फैमिली का दिखाया जाता है, जहाँ पर यंग मिस यू को बिठाकर उसकी उंगली के ऊपर बाइट लगाया जाता है, कट लगाया जाता है, और उसका ब्लड जो होता है एक प्याले के अंदर डाला जाता है। जब प्याले के अंदर ब्लड जाता है तो उसके अंदर से धुआं निकलता है, फिर साथ ही प्याले का पानी नॉर्मल हो जाता है। ये देखने के बाद वो सभी अंकल्स जो होते हैं काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। तो साथ ही उनके साथ जो उनका मैजिशियन खड़ा
होता है वो भी इस बात से काफी हैरान होता है। तो वो लोग कहता है कि ये क्या, ये तो नाकाम रहा। मिस ड्यू ने ज़ॉम्बी के बारे में बताया होता है। तो अंकल वू फेंग उसे कहते हैं कि बेटा तुमने बताया कि रास्ते में तुम्हारे और तुम्हारे डैड के ऊपर एक ज़ॉम्बी ने अटैक किया था। इस ज़ॉम्बी के अटैक की वजह से तुम्हारे डैड भी मारे गए और उसके बाद जिन फैमिली का वो लड़का तुम्हें जहाँ पर छोड़ने के लिए आया तो वो उनसे कहती है हाँ अंकल बिल्कुल ऐसा ही था। और इसी के साथ ही वो उसे पूछते हैं मुझे एक बात तो बताओ कि तुम्हारे डैड के मरने से पहले उन्होंने जहाँ पर तुम्हें कोई चीज तो नहीं थी, कोई बहुत ही स्पेशल चीज जो कि वो अपने पास रखते हो, जो कि वो अपनी फैमिली का बहुत बड़ा ट्रेजर समझते हो। तो वो उनसे कहते हैं कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो अंकल उसे कहते हैं कि जरा गौर से याद करो, मुझे लगता है कि तुम्हें जहाँ पर कुछ याद आ रहा होगा, कोई लकड़ी का छोटा सा बॉक्स होगा, क्या वो तुम्हें नहीं दिया उन्होंने? तो वो ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो वाला बॉक्स इस वक्त शीमू के पास है। तो वो उन्हें कहते हैं कि नहीं मेरे डैड ने मुझे इस वक्त कुछ भी नहीं दिया। और इसी के साथ ही वो हुआ को दिखाता है कि वो हुआ साइड के ऊपर खड़ा होकर उसके एक्सप्रेशंस को नोट कर रहा था और उसे समझ आ जाता है कि यहाँ पर झूठ बोल रही है। तो इसी के साथ ही जियोन से कहते हैं कि नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं है, मेरे डैड ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिया। और इसी के साथ ही सेकंड अंकल जो होता है वो चिल्लाकर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सबके मास्टर वू फेंग जो होते हैं वो कहता है कि मिस जियो को वापस इसके रूम के अंदर छोड़ कर आओ ताकि ये रेस्ट कर सके क्योंकि ये काफी ज्यादा थकी हुई होगी। और इसी के साथ उसे वहां पर से ले जाया जाता है। तो जब मिस जियो को वहां पर से भेज दिया जाता है तो उसी के साथ ही वू हाउ लोगों से कहता है कि अब जबकि इस लड़की के ब्लड ने यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं किया तो मुझे लगता है कि मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकता, हमें इस एंगेजमेंट को यहीं पर कैंसिल करना होगा। मास्टर फेंग जो कि सेकंड ब्रदर होते हैं वो अपने फर्स्ट ब्रदर से कहता है कि फर्स्ट ब्रदर जब हम लोगों ने यहाँ पर जियो फैमिली के साथ शादी का प्रस्ताव रखा था उस वक्त हमें लगा था कि ये लड़की हमारे यंग मास्टर यानी मेरे बेटे के साथ शादी करके हमारी फैमिली को एक वॉरियर दे सकती है। लेकिन अब जबकि यहाँ पर इस टेस्ट से पता चल गया है कि ये लड़की हमें वॉरियर नहीं दे सकती तो फिर अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? तो उसका फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है कि लेकिन ये लड़की अभी बहुत ज्यादा यंग है, उम्मीद है कि आगे जाकर इसकी ब्लड लाइन एक्टिवेट हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पर एक वॉरियर को जन्म दे सकती है। फर्स्ट ब्रदर उनसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इस लड़की को अभी फिलहाल के लिए यहीं पर रहने दो क्योंकि बहुत ही जल्दी यहाँ पर इस लड़की के साथ पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। जबकि इसी के साथ ही यंग मास्टर जो होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम लोग इस लड़की को यहाँ पर रखना चाहते हो तो रख सकते हो, लेकिन इस बारे में सोचना मत कि मैं इस गंदी घटिया दिखने वाली लड़की से शादी करूंगा। तो वो यहाँ पर साफ ना कर देता है कि मैं यंग मिस जियो के साथ शादी नहीं कर सकता। ये तुम लोगों का मसला है कि उस लड़की को किस तरह से हैंडल करते हो, मुझे यहाँ पर इस समय घसीटने की जरूरत नहीं है। जबकि इसी के साथ ही वहां पर थर्ड ब्रदर बैठा होता है। तो थर्ड ब्रदर कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लोगों को यहाँ पर आपस में बहस करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें ये लड़की बिल्कुल भी नहीं चाहिए तो तुम लोग ये लड़की मेरे बेटे को दे सकते हो क्योंकि तुम्हारा बेटा तो यहाँ पर इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे बेटे के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगी क्योंकि ये इतनी भी गंदी नहीं दिखाई देती, ये काफी ज्यादा खूबसूरत है और अगर फ्यूचर में अगर ये एक वॉरियर को जन्म देती भी है तो क्यों ना ये मेरे बेटे के साथ उस वॉरियर को जन्म दे। ये बात सुनने के बाद वो सभी लोग काफी हैरान होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 0A7 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इसके बेटे के साथ शादी करवाने के बारे में बात सुनकर वो सभी हैरान क्यों हुए हैं। तो यहाँ पर एपिसोड का एंड होगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग शैंग्रीला की एपिसोड 08 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि थर्ड ब्रदर जो होता है वो कहता है क्यों ना तुम इस लड़की की शादी मेरे बेटे वूजुन के साथ करवा दो क्योंकि वो भी तो यहाँ पर एक ऑप्शन है। तुझे बात सुनने के बाद सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि तुम्हारा बेटा जो है वो क्रिपल है और ऊपर से वो बहुत ज्यादा नादान है, यानी कि वो भी छोटा बच्चा ही है, हालांकि उसकी उम्र काफी हो चुकी है। हमें लगता है कि ये लड़की इस बात को मानेगी, हालांकि ये दिखने में काफी ज्यादा गंदी और अगली दिखाई देती है, लेकिन फिर भी ये कभी भी तुम्हारे बेटे से शादी से नहीं मानेगी। तो थर्ड ब्रदर उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि तुम्हें लगता है कि ये लड़की यहाँ पर कुछ कह सकती है, और जबकि इस लड़की ने वो फैमिली के अंदर कदम रखा था उसी वक्त से इस लड़की की किस्मत सील हो चुकी थी। इस वक्त इस लड़की की किस्मत का फैसला हम लोग करेंगे, हम जिसके साथ उसकी शादी करना चाहेंगे उसी के साथ शादी करेगी और जिसके साथ हम उसे नहीं करने का कहेंगे उसी के साथ नहीं करेगी। तुम बस उस लड़की को मेरे हवाले करो और उसके बाद देखना, हो सकता है कि हमारी फैमिली को यहाँ पर एक वॉरियर दे सके, लेकिन वो वॉरियर मेरे बेटे वूजिन से होने वाला है। तो ये बात सुनने के बाद हुआ भी वहीं पर रुक चुका होता है। तो हुआ तालियां बजाते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे कजिन ब्रदर के लिए वो लड़की बिल्कुल परफेक्ट है, हालांकि वो बिल्कुल नादान है, लेकिन फिर भी वो इस लड़की के साथ काफी मजे कर सकता है। अगर जो फ्यूचर में हमें कोई वॉरियर दे भी देती है तो फिर भी तो हमारी फैमिली का ही फायदा होने वाला है। और इसी के साथ ही उनसे ये कहने के बाद चला जाता है। फिर साथ ही उनसे कहता है कि अब मुझे यहाँ पर एक और बात याद आई, मुझे लगता है कि आप जिस बॉक्स की बात कर रहे हैं वो सीक्रेट बॉक्स की, मुझे लगता है कि वो सीक्रेट बॉक्स उस लड़के के पास है जो लड़का यहाँ पर उसे छोड़ने के लिए आया था। तुम लोगों को पता है कि वो लड़का कौन है जो उसे यहाँ पर छोड़ने के लिए आया था? वो यंग मास्टर शीमू है जो कि जिन फैमिली का होने वाला उत्तराधिकारी है। शीटिंग ने मरने से पहले बताया था कि उसका एक बेटा है जो कि एक दूर मछुआरों के गाँव में रहता है और वहां पर से यहाँ आने वाला है और ये वही बेटा है। सुनने के बाद वो लोग कहते हैं लेकिन जिन फैमिली के साथ हम लोग कैसे पंगा ले सकते हैं? अगर वो चीज उस लड़के के पास है तो फिर हम लोग उस लड़के के पास है वो चीज नहीं ले सकते। तो फर्स्ट ब्रदर उनसे कहता है कि जिन फैमिली के साथ पंगा लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि वो भी यहाँ पर 4 बड़ी फैमिलीज में से एक बड़ी फैमिली है। फर्स्ट ब्रदर उनसे कहता है कि मैं चाहता हूँ यहाँ पर किसी को कुछ पैसे दे दो ताकि वो यहाँ पर हमारा काम कर दे, हम लोग डायरेक्टली जिन फैमिली के साथ पंगा नहीं ले सकते। तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है ठीक है ब्रदर, जैसा तुमने कहा बिल्कुल वैसा ही करेंगे। जबकि थर्ड ब्रदर जो
होता है वो यहाँ पर इस बात से खुश होता है कि उसके बेटे के लिए उसे बहू मिल गई है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें शिमू का दिखाया जाता है कि हमारा शिमू अपने घर में आता है और वहां पर आने के बाद बॉक्स को ओपन करता है और उसके अंदर देखता है तो उसके अंदर एक मैनुअल पड़ा होता है, कुछ सीक्रेट स्क्रिप्चर्स पड़े होते हैं जो कि उनकी फैमिली के होते हैं, जनरेशन टू जनरेशन उनको दिए गए होते हैं। और उसके अंदर एक स्पेशल पिल को बनाने के बारे में फार्मूला लिखा होता है जिसे ब्लैक स्टोन पॉइजन स्वर्ड पिल कहा जाता है। एक कलरलेस और ऑर्डरलेस पिल है, अगर उसे किसी को दे दिया जाए, चाहे वो सोते हुए से किसी को दी जाए, तो इस ऐसी स्टेट के अंदर बंदा चला जाएगा कि वो नींद में चला जाएगा, यानी कि उसे बहुत ज्यादा दर्द होता रहेगा लेकिन वो नींद में रहेगा और कुछ दिनों के बाद यानी इस पिल के खाने के कुछ दिनों के बाद वो बंदा मर जाएगा। तो हमारा शिमू जो होता है उसको पढ़ रहा था और कहता है कि ये क्या, आई जस्ट यू फैमिली है किस किस्म की फैमिली, यू सॉन्ग की फैमिली के अंदर जहां पर ये सब कुछ स्क्रिप्चर्स क्यों लिखे हुए हैं और उसके डैड ने स्क्रिप्चर्स मुझे क्यों दे दिए, इसके अंदर तो वेपन्स बनाने के मेथड्स लिखे हुए हैं, पॉइजनस पिल्स बनाने के मेथड्स लिखे हुए हैं। की राइटिंग अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा पुरानी है, जैसे कि जनरेशन टू जनरेशन उनकी फैमिली में आगे दी जाती रही है, लेकिन एंड के ऊपर आकर उन्होंने अपनी फैमिली यानी अपनी बेटी को देने के बजाय जो मुझे क्यों दे दी, और इसी के साथ से वहां पर एक स्वर्ड भी दिखाई देती है। तो वहां पर उस सबको पढ़ने के बाद नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से मास्टर ली का दिखाया जाता है कि वो मास्टर ली के लिए पैसे लेकर आता है और कहता है कि मास्टर ली चलो मैं पैसे लेकर आ गया हूं, अब मुझे आयरन बॉडी टेक्निक सिखा दो। तो उसका मास्टर उसके पास से पैसे लेता है, फिर साथ ही एक एक नोट को चेक करता है और कहता है कि ठीक है वेरी गुड, अब जबकि तुमने सारे पैसे पे कर दिए हैं। तो इसी के साथ ही मास्टर अपने कपड़े उतार देता है और उसे कहता है कि लड़के चलो जल्दी से अपनी शर्ट उतार दो। तो वो जल्दी से पीछे हट जाता है और कहता है कि मास्टर ये आप क्या करने वाले हैं, मैं आपको पैसे देकर सीखने वाला हूं, ना कि आप यहाँ पर मेरे साथ हरकपुना करें। तो मास्टर उसे कहता है बेवकूफ बच्चे, मैं यहाँ पर तुम्हें आयरन बॉडी टेक्निक सिखाने वाला हूं, तुम्हारी शर्ट खून के साथ गंदी हो जाएगी, इसी वजह से कह रहा हूं कि इसे उतार दो। और साथ ही वो अपने साथ वहां पर दो हटे कटे लोगों को भी लेकर आया था जिनके हाथ में डंडे होते हैं। तो वो उसे कहता है कि लड़के अब तुम्हारी ट्रेनिंग यहाँ पर स्टार्ट होती है, जबकि शिमू चलाकर कहता है कि मदर लगता है कि मैं तुम्हारे पास आने वाला हूं। और उसके बाद वहां पर बैम 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 की आवाज आती है क्योंकि वो डंडों के साथ उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ही बुरी तरह से अटैक करते हैं और वहां पर उसके चिल्लाने की भी आवाज आ रही होती है। और उसके बाद दिखाते हैं कि उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ही बुरी तरह से ब्रूसेस होते हैं क्योंकि ये आयरन बॉडी टेक्निक जो है इसी तरह से सीखी जाती है कि डंडों के साथ उसकी बॉडी के ऊपर तब तक अटैक किया जाएगा जब तक कि वो बेबस नहीं हो जाता। तो मास्टर लियो से कहता है कि ये टेक्निक बहुत ज्यादा डेंजरस है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, हम रोजाना यहाँ पर तुम इसी तरह से बुरी तरह से पीटने वाले हैं जहां तक कि तुम्हारी बॉडी और तुम्हारे मसल्स इस तरह अपने आप को अडेप्ट कर ले कि वो इतने स्ट्रॉन्ग हो जाए कि वो आयरन की तरह बहुत ज्यादा परफेक्ट बन जाएंगे। अब तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, तुम्हारी टेक्निक कंप्लीट हो जाएगी। जबकि शिमून से कहता है कि हाँ मुझे तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा, मैं बहुत ज्यादा टफ हूं, और वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब किसी के साथ ही मास्टर ली भागते हुए आगे बढ़ते हैं और जाकर उसे उठाते हैं और जाकर उसे बैट टब के अंदर बिठा देते हैं। तो बैट टब के अंदर जब उसे होश आती है तो वो अपने सामने देखता है तो मास्टर ली उसके बिल्कुल सामने खड़े होते हैं। वो उसे देखकर घबरा जाता है और उसके मुंह पर पंच दे मारता है, जिससे मास्टर शिमू भी उसके सर में पंच मारते हैं और कहते हैं बेवकूफ बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर अपने मास्टर को मारने की, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान था जब तुम वहां पर बेहोश हो गए थे, तब मैं तुम्हें उठाकर इस वाटर टब के अंदर लाकर डाल दिया और साथ इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं, यहाँ पर आराम से बैठो और सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करो, क्योंकि यहाँ पर इस बैट टब के लिए भी बहुत सारा खर्चा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। हर बार तुम्हें पीटने के बाद तुम्हें इसके अंदर आकर बैठकर नहाना होगा। इसी के साथ ही मास्टर लियो से कहते हैं लेकिन तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम पूरी तरह से यहाँ पर हील हो चुके हो, मुझे लगता है कि तुम्हारी बॉडी की हीलिंग प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा अच्छी हैं जिसकी वजह से तुम तेजी के साथ हील करते हो, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर दोबारा से एक सेशन रखें और दोबारा यहाँ पर ट्रेनिंग स्टार्ट करें। तो वो कहता है नहीं मास्टर अभी नहीं, फिलहाल के लिए मुझे रेस्ट करने दो। इसी के साथ ही मास्टर लियो से कहते हैं अच्छा ठीक है तुम फिलहाल के लिए यहाँ पर नहा लो, नहाने के बाद तुम यहाँ पर जो करना चाहो वो कर सकते हो, फिलहाल के लिए तुम यहीं पर रुक सकते हो, लेकिन उसके बाद यहीं पर मेरे घर के आसपास ही अपने लिए कोई जगह ढूंढ लेना जहाँ पर तुम रुक सकते हो, मेरे क्लब के अंदर रुकने के बारे में सोचना भी मत। और इसी के साथ ही मास्टर ली वहां पर से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद दिखाते हैं कि हमारा जो शिमो होता है पानी के अंदर बैठा होता है, उस पानी के अंदर से वाकई में बहुत सारी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स होते हैं और उन इंग्रेडिएंट्स को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो वो कहता है कि यहाँ पर इनके अंदर जो भी चीज है वो बहुत ज्यादा कमाल किया, उससे मेरी इंटरनल एनर्जी जो है बढ़ रही है। अगर मैं इसी तरह इस पानी के अंदर बैठकर नहाता रहा तो मुझे लगता है कुछ ही दिनों में यहाँ पर अपनी कल्टिवेशन को आगे बढ़ा लूंगा और मैं बॉडी टेम्परिंग के 10th लेवल तक पहुंच जाऊंगा। अगर मैं ऐसा कर लेता हूं तो फिर मेरे लिए काइजवान स्कूल के एडमिशन को पास करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, मैं बहुत ही जल्दी स्कूल का हिस्सा बन जाऊंगा। इसका मतलब यह है कि मैं अपने गोल के बहुत ज्यादा करीब पहुंचता जा रहा हूं। तो वहीं पर बड़े आराम से रिलैक्स होकर लेट जाता है और कहता है कि मैंने ये सब कुछ बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और ना ही मेरी मदर ने ये सब कुछ सोचा होगा। अगर मेरी मदर आज यहाँ पर जिंदा होती तो वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश होती कि उसका बेटा यहाँ पर वॉरियर बनने के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है, बहुत ही जल्दी वो एक बहुत ही महान मार्शल आर्टिस्ट बनने वाला है। तब हमारा शिमू वहां पर अपने बारे में सोच रहा था कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट बनने के करीब पहुंच चुका है, लेकिन साथ ही वो सोच रहा था कि मास्टर ली यहाँ पर मुझसे बहुत सारा पैसा ले रहे हैं, ऊपर से यहाँ पर नहाने के पानी के लिए मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरे एक वॉरियर बनने से पहले, काइजवान मार्शल स्कूल को ज्वाइन करने से पहले यहाँ पर मैं कंगाल हो जाऊंगा। मेरे डैड ने मेरे लिए जितनी प्रॉपर्टी छोड़ी है मुझे लगता है कि वो सारी की सारी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, मुझे यहाँ पर कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे लगता है कि मुझे खुद भी यहाँ पर कुछ कमाई करनी चाहिए। जब वो यहाँ पर ये सोच रहा होता है इसी के साथ ही साइड की दीवार टूटती है और वहां पर से दो लड़के निकलते
निकलते हैं और वो उसके ऊपर डंडू के साथ अटैक कर देते हैं। तो एक वहां पर उसके ऊपर बार टैप के ऊपर अटैक करता है जिससे बार टैप टूट जाता है, जबकि हमारा शिमो बड़ी तेजी के साथ वहां से निकलता है, अपनी चादर उठाता है और अपने ऊपर लपेट कर साइड के ऊपर हट जाता है क्योंकि दूसरा पीछे से उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन वो दोनों के अटैक को अवॉइड कर लेता है बड़ी तेजी के साथ पीछे हटकर, और फिर साथ ही वो दोनों बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं ताकि उसके ऊपर अटैक कर सके। लेकिन हमारा शिमो जो होता है उनके मूव्स को वहां पर देखता है, उनके फ्लॉस को देखकर बड़ी तेजी के साथ दोनों को पंच मारकर आगे गुजर जाता है, जिसके एक ही अटैक के साथ वो दोनों ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। उन दोनों के वहां पर गिरने के बाद हमारा शिमो कहता है अब जल्दी से भगना स्टार्ट करो, तुम लोग कौन हो जहां पर मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो, तुम्हें किसने यहाँ पर भेजा है। और इसी के साथ ही वो दोनों लड़के जो होते हैं अपना मास्क उतारते हैं और उसे कहते हैं ब्रदर शिमो प्लीज शांत हो जाओ, हमने यहाँ पर तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम एक बहुत ही अच्छे और कमाल के मार्शल आर्टिस्ट हो और इस वक्त तुम बॉडी टैम्परिंग के 10th लेवल पर पहुंच चुके हो। जित बात तो वाकई में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हम लोग तो यहाँ पर यही देखने के लिए आए थे। जैसे एक का नाम फेंग ली होता है और दूसरे का नाम गाओ जुआन होता है, तो वो उसे अपने बारे में बताते हैं कि हम लोग भी मास्टर ली के डिसाइपल है, हम लोग ने उससे मार्शल आर्ट सीखी थी। तो इसी के साथ ही हमारा शिमो से पूछता है लेकिन तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए, तो उसे बताते हैं क्या तुम यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहते हो, क्योंकि हमारे पास एक तरीका है जिससे तुम पैसे कमा सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 08 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पर ये दोनों किस चक्कर में घूम रहे हैं, आज क्या ये वाकई में यहाँ पर इसे पैसे कमाने का कोई तरीका बताएंगे या फिर यहाँ पर ये वो फैमिली की तरफ से भेजे हुए असैसिन्स हैं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, शैंग्री-ला की एपिसोड 09 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एक लड़का जिसका नाम फेंग ली होता है, दूसरा लड़का जिसका नाम गाओ जुआन होता है, वो लोग उसके घर के अंदर घुस आते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो शिमो उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो उसे अपने बारे में बताते हैं कि हम लोग भी येलो मार्शल स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि हम लोग भी मास्टर ली से सीखे हुए हैं, यानी कि हम लोग भी तुम्हारे फेलो डिसाइपल्स ही हुए और हम लोग यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए आए हैं। तो वो उनसे कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ पर मेरे फेलो डिसाइपल्स हो फिर भी यहाँ पर तुम्हें मुझसे क्या काम है। तो फेंग ली उसे कहता है कि हमने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, हमने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर एक्सचेंजिंग मूव्स के लिए आए थे ताकि हम लोग देख सके क्या तुम वाकई में पावरफुल हो या नहीं। तो हमारा शिमो उन लोगों से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ मूव्स एक्सचेंज करना चाहते थे, यानी कि इसका मतलब यह कि तुम मेरी स्ट्रेंथ को देखने के लिए आए थे, तो अब जल्दी से बताओ कि तुम्हारा रियल ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरी स्ट्रेंथ को चेक करने का मकसद क्या था। तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर साथ ही फेंग ली उसे कहता है कि ब्रदर अब जबकि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा शार्प और काफी स्ट्रॉन्ग भी हो, तो क्या तुम यहाँ पर कुछ पैसे कमाना चाहोगे। गाओ जुआन उसे कहता है कि हाँ हम लोग यहाँ पर तुमसे पूछने के लिए आए हैं, क्या तुम पैसे कमाना चाहते हो। तो हमारा शिमो जो होता है उसे पहले यहाँ पर पैसों की जरूरत है। तो फेंग ली उसे बताता है कि हम ब्रदर्स जो हैं वो एक ग्रुप को चलाते हैं जिसे ब्लैक फॉक्स सेक्टर कहते हैं। ब्लैक फॉक्स सेक्टर पहले काफी ज्यादा पावरफुल हुआ करता था, जब हमारा सेकंड ब्रदर हमारे साथ था। पहले हम 3 लोग हुआ करते थे और हमारा सेकंड ब्रदर के मरने के बाद से हमारा सेक्टर जो है बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। सेकंड ब्रदर जो था उसे यहाँ पर फियर फिस्ट कहा जाता था क्योंकि उसकी फिस्ट पावर काफी ज्यादा थी और वो फिस्ट मारकर ही किसी को बहुत ही बुरी तरह जख्मी कर देता था, जिसकी वजह से दूसरे ग्रुप के लोग हमारे करीब भी नहीं भटकते थे और हम लोग काफी तेजी के साथ राइज कर रहे थे। लेकिन हमारा सेकंड ब्रदर जो था वो एक बीमारी की वजह से मर गया और उसके मरने के बाद से हमारा जो सेक्टर है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। और इस वक्त दूसरा ग्रुप जो कि शुई गैंग है, शुई गैंग के लोगों ने हमारे पर बहुत बार अटैक किया और यहाँ तक कि उन्होंने हमारी काफी सारी टेरिटरीज को हमारे हाथों से छीन लिया है, जिसमें काफी सारी दुकानें भी थी। अब जबकि हमारे पास आखिरी बची हुई 3 दुकानें बची हैं जो कि नॉर्थ साइड के ऊपर है, उन्होंने यहाँ पर हमसे कहा कि वो 3 दिन के बाद उसके ऊपर अटैक करके उन तीनों दुकानों को भी हमसे छीन लेंगे, जिससे हमें काफी नुकसान हो सकता है। तो हम लोग चाहते हैं कि तुम यहाँ पर हमारा सेकंड ब्रदर बनकर अपने चेहरे पर मास्क लगाकर वहां पर जाओ और उन सभी लोगों को सबक सिखाओ ताकि हम लोग अपनी आखिरी टेरिटरीज को बचा सके और उससे तुम्हें काफी सारा पैसा भी मिलेगा। तो हमारा शिमो जो होता है उनकी रिक्वेस्ट को मान लेता है, अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगाता है और उनके साथ वहां पर पहुंच जाता है। तो ये लोग जाकर बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो जाते हैं, वहां पर नीचे देखते हैं कि उनकी गैंग के लोग मार खा रहे होते हैं, वहां पर शुई गैंग के लोग उन्हें बहुत ही बुरी तरह से पीट रहे होते हैं। तो इसी के साथ ही ब्रदर फेंग ली से कहता है कि ब्रदर शिबो क्या तुम देख रहे हो, वो सभी लोग जो है वो नीले ड्रेस वाले वो लोग शुई गैंग के लोग हैं। तो हमारा शिमो वहां पर होता ही नहीं है, तो वो इस बात से काफी हैरान होता है क्योंकि हमारा शिमो पहले वहां पर नीचे उतर चुका होता है। नीचे उतरने के बाद वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, सबसे पहले वाले को जाकर अपनी फिस्ट टेक्निक के साथ एक पंच मारता है जिससे उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है और इसी के साथ ही बाकी दोनों भी वहां पर नीचे उतर आते हैं और इसी के साथ ही वहां पर फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। शिमो की फाइटिंग जबरदस्त होती है, वो साथ ही अपने उसके हाथ में एक डंडा होता है और उसी डंडे के साथ वो अपनी गेल स्वर्ड टेक्निक को यूज कर रहा होता है और उसकी स्वर्ड टेक्निक भी काफी ज्यादा अमेजिंग होती है। जब वो वहां पर अटैक करता है तो काफी सारे लड़के उड़कर पीछे की तरफ गिर जाते हैं और साथ ही फिस्ट टेक्निक को भी यूज कर रहा होता है। तो शुई गैंग में भी यहाँ पर कुछ महारथी होते हैं जो कि ऊपर बैठे होते हैं। तो वहां पर 3 लड़के जो ऊपर बैठकर ये देख रहे होते हैं वो लोग कहते हैं देखो तो जरा, यहाँ पर लगता है कि मुर्दा जिंदा होकर वापस आ गया है। इनका सेकंड ब्रदर फियर्स फिस्ट यहाँ पर दोबारा जिंदा होकर वापस आ गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर वो जिंदा हो सकता है। लगता है कि ये उसकी किसी सस्ती कॉपी को उठाकर मास्क लगाकर यहाँ पर हमारे सामने ले आए हैं। तो चलो देखते हैं कि ये वाकई में इतना स्ट्रॉन्ग है या फिर यहाँ पर सिर्फ हमारे डिसाइपल कमजोर हैं। और वो तीनों भी वहां पर जंप करते हुए नीचे उतर आते हैं। और नीचे जितने डिसाइपल्स होते हैं
हैं उन सभी को तो इन तीनों ने बुरी तरह से पीट दिया होता है, लेकिन अब जैसे वहां पर मेन 3 कैरेक्टर्स हैं, मेन 3 विलन्स की एंट्री होती है, तो एक जो होता है उसके पास एक बड़ा सा हंटर होता है, उसके साथ वो रस्सी की तरह उसे यूज करते हुए हमारे शीमो को बाइंड कर लेता है। वो उसे बांधकर अपनी तरफ खींचता है और उसके दोनों साथी चिल्लाकर उसे कहते हैं कि सेकंड ब्रदर क्या तुम ठीक हो। लेकिन साथ ही वहां पर दूसरे दो जो होते हैं उसके ऊपर अटैक करते हैं, यानी उसके दो साथी होते हैं वो उन दोनों के ऊपर भी अटैक करते हैं। हमारा शीमो वहां पर बाइंड हो चुका है रस्सी के अंदर, जबकि दूसरी तरफ से वो दोनों लड़के जो होते हैं वो फेंगली और गाओ युआन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और वो दोनों वहां पर उनको फेंड ऑफ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मेन गुंडा वहां पर आगे की तरफ बढ़ता है और उसे कहता है फियर्स फिस्ट, हमने सुना था कि तुम मर चुके हो, फिर यहाँ पर तुम जिंदा होकर वापस कैसे आ गए? ऐसा तो नहीं हो सकता कि मुर्दे जो है वो कब्र से उठकर वापस आ जाते हो। वैसे मुझे यहाँ पर पर्सनली फाइट्स में हिस्सा लेने की जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन क्योंकि अब जबकि फियर्स फिस्ट यहाँ पर जिंदा होकर वापस आ गया तो मुझे लगता है कि मुझे खुद यहाँ पर नीचे उतरना पड़ा और मेरे सामने जहाँ पर तुम्हारे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि मैं यहाँ पर तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और इसी के साथ ही वो रस्सी को अपनी तरफ खींचता है, जैसे उसे वहां पर मारने लगता है, इसी के साथ ही उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच पड़ता है, क्योंकि हमारा शीमो जो होता है बड़ी आसानी के साथ रस्सी को तोड़ देता है और आगे बढ़कर उसके मुंह के ऊपर पंच दे मारता है, जिससे मेन विलन जो होता है पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है। फिर साथ ही वो घूरकर बाकी सभी लोगों की तरफ देखता है और इसी के साथ ही वो उस फाइट में हिस्सा लेने के लिए आगे बढ़ जाता है, जहां पर ब्रदर फेंगली जो होता है वो अपने वाले से बहुत ही आसानी से फाइट कर रहा होता है और उसको वहां पर पीछे की तरफ फेंड कर देता है। लेकिन वो लड़का भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है और फिर से अपना डंडा लेकर जब उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो हमारा शीमो वहां पर आकर उसे एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे वो उड़ता हुआ पीछे जाकर टकराता है और हमारा शीमो बड़ी तेजी के साथ अब दूसरे गाओ जुआन की तरफ आगे बढ़ता है, क्योंकि गाओ जुआन के साथ भी वहां पर एक लड़का फाइट कर रहा होता है। वो अपनी तलवार को उसकी तलवार के साथ वहां पर ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन साथ ही शीमो उसको भी जाकर एक पंच मारता है और इसी के साथ ही पूरे का पूरा शुई गैंग जो है वो ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है और इन लोगों ने जहां पर शुई गैंग को पूरी तरह से हरा दिया है। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है वो फैमिली का दिखाया जाता है, जहां पर हमारी ज़्यू जो होती है वो एक चेयर के ऊपर बैठी होती है और उसके हाथ और पांव बंधे हुए होते हैं और इसी के साथ ही ज़्यू वहां पर सोच रही होती है अचानक से क्या हुआ। अचानक से थर्ड अंकल जो थे वो मेरे पास आए और आकर मुझसे कहता है कि मैं तुम्हें किसी जगह के ऊपर लेकर जाना चाहता हूँ, खाना खाओ और उसके बाद मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक स्पेशल जगह के ऊपर लेकर जाता हूँ जहां पर मैं तुम्हें अपने बेटे से मिलवाना चाहता हूँ कि यंग मास्टर वू हुआ तुमसे शादी नहीं करना चाहता, इसी वजह से हमने फैसला किया है कि तुम्हारी शादी मेरे बेटे के साथ होगी, तुम्हारी बेटी वूज उनके साथ होने वाली है। और उसे वहां पर वो खाना खिलाते हुए कोई ऐसी चीज पिला देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाती है और उसके बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वह कुर्सी के ऊपर बंधी हुई होती है और उसके सामने एक मोटू चबी सा लड़का आता है जो कि लात टपकाते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तो वो कहती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ये क्या है? मुझे यहाँ पर कहा गया था कि मुझे यहाँ पर दूसरे लड़के से मिलवाया जाएगा जिसका नाम वूजुन है, लेकिन मुझे ये नहीं बताया गया था कि वो इस तरह का एक लड़का है, यानी कि वो क्रिपल होता है, वो चल फिर नहीं सकता और साथ ही वहां पर बिल्कुल पागलू की तरह हरकतें कर रहा होता है। उस बेचारे की लाल भी टपक रही होती है और उसे वाइफ वाइफ करते हुए वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, क्योंकि जुन को यहाँ पर बताया गया होता है कि ये लड़की तुम्हारी वाइफ बनने वाली है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से वही मार्केट का दिखाया जाता है। तो हमारा शीमू जो होता है अपना मास्क उतारता है और उन लोगों से कहता है कि लो तुम्हारा काम हो गया। तो वो दोनों से कहता है कि ब्रदर शी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पर हमारी आखिरी बची हुई दुकानों को इन शुई गैंग के लोगों से बचा लिया, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल हो। और साथ ही वो उसे उसके पैसे भी दे देते हैं, जबकि ग्वान उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोगों ने शुई गैंग को एक बहुत ही अच्छा सबक सिखाया है और तुमने यहाँ पर हमारी मदद भी की है हमसे उनसे बदला लेने के लिए, क्योंकि उन लोगों ने पहले हमारे पर बहुत ही बुरी तरह से अटैक किया था। मुझे नहीं लगता कि कुछ दिनों तक वो यहाँ पर हमारे खिलाफ कुछ भी करेंगे। तुम्हारा शीमोन से कहता है कि हम लोगों के दरमियान में यहाँ पर एक बिजनेस हो रहा था, तुमने मुझे पैसे दिए और पैसों के बदले मैंने तुम्हारा काम कर दिया और यहाँ पर अगर तुम्हारा बदला पूरा होता है तो ये तुम्हें यहाँ पर बोनस मिल गया है। तो शीमोन लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ पर से जाना चाहिए और तुम्हें थैंक यू बोलने की भी जरूरत नहीं है। शीमोन जब वहां पर से जाने लगता है तो ली फेंग उसे कहता है कि मेरी बात सुनो, तुम वहां पर उस दिन बैठकर नहा रहे थे और उस बैथ के अंदर काफी सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए थे जो काफी ज्यादा महंगे आते हैं। अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ और पैसों की जरूरत है तो हमारे लिए और ज्यादा काम कर सकते हो। मैं यहाँ पर तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम हमारे ब्लैक फॉक्स सेक्टर को ज्वाइन कर लो। अगर तुम हमारे सेक्टर को ज्वाइन कर लेते हो तो फिर तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा और तुम्हें यहाँ पर महीने के पैसे मिलते रहेंगे। तुम्हारा शीमोन लोगों से कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारे सेक्टर को ज्वाइन नहीं कर सकता, मैं किसी भी सेक्टर को ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाला हूँ, मुझे काइजुआन मार्शल अकेडमी को ज्वाइन करना है। फिर साथ ही उनसे कहता है लेकिन अगर यहाँ पर तुम्हें दोबारा से कोई तंग करने के लिए आता है तो फिर हम लोग यहाँ पर दोबारा से बिजनेस कर सकते हैं, तुम मुझे पैसे देना और पैसों के बदले मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, कैसा रहेगा? लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरी आइडेंटिटी यहाँ पर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, किसी को यह भी नहीं पता चलना चाहिए कि मैं जिन फैमिली का यंग मास्टर शीमू हूँ। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, ये मास्क इसीलिए तो यहाँ पर है, हम लोग यहाँ पर किसी को भी इस बारे में नहीं बताएंगे कि तुम हमारे साथ हो। वो कहता तो फिर ठीक है, फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ, जब कभी कोई काम हुआ तो मुझे बुला लेना। तो गाओशुआन उसके चले जाने के बाद ली फेंग से कहता है कि तुमने यहाँ पर उसे अपने सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट क्यों किया? तो वो कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दिया? जब वो इस मास्क को पहनता है तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हमारा सेकंड ब्रदर जिंदा होकर वापस आ गया हो। उसकी मार्शल आर्ट्स उसे काफी ज्यादा रिजेंबल करती हैं, साथ ही इस मास्क को पहनने के बाद उसका ऑरा बिल्कुल हमारे सेकंड ब्रदर से मैच करता है। इसी वजह से मैं सोच रहा था काश हमारा सेकंड ब्रदर हमारे पास यहाँ पर वापस आ जाता। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 09 का एंड करेंगे। नेक्स्ट
एपिसोड में देखेंगे कि वो क्रिपल मोटू सा लार टपकाने वाला लड़का वो हमारी जियो के साथ क्या करने वाला है। वो हमारी हीरोइन को गंदा तो बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि वो हमारी हीरोइन है, आपकी भाभी बनने वाली है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड का एंड करेंगे और कल ही सब कुछ देख पाएंगे कि वहां पर उसके साथ क्या होने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, शैंग्री-ला की एपिसोड 11 के साथ हाजिर हों। तो गाइस लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सिस्टर जियो जो होती है हमारे शीमो से पूछते हैं कि मुझे बताओ कि उस बॉक्स के अंदर क्या था जो मेरे डैड ने तुम्हें दिया था। उसी बॉक्स की वजह से वो फैमिली के वो अंकल्स जो है वो मेरे पीछे पड़े हुए और वो तुम्हारे पास भी बॉक्स को छीनने के लिए जरूर आएंगे। तो वो उसे कहता है कि मैंने उस बॉक्स को ओपन किया था और उसके अंदर से यही सब कुछ निकला था और उसे वो पेपर दिखा देता है। जब उन पेपर्स को चेक करती है तो वो एंशिएंट राइटिंग्स होती हैं। तो वो कहती है ये क्या है। तुम्हारा शीमो कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। वाकई में इसके बारे में नहीं जानती। वो कहती है नहीं मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती, लेकिन आइरिस के अंदर ऐसा क्या है जो कि वो फैमिली के लोगों को चाहिए। फिर साथ ही उसे कहती है कि ब्रदर शी प्लीज मुझे माफ करना कि मेरे डैड की वजह से तुम इस सब में घसीटे चले आए हो। अब वो तुम्हारे पीछे भी आएंगे क्योंकि मेरे डैड ने तुम्हें ये बॉक्स दे दिया था। तुम्हारा शीमो से कहता है कि मिस जोंग तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम इस वक्त जिन फैमिली में हो, जिन फैमिली में जब तक तुम यहाँ पर रहोगी तब तक तुम सेफ रहोगी। वो ओपनली यहाँ पर जिन फैमिली के अंदर आकर तुम्हें ले जाने की कोशिश नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि वो इस वक्त बाहर तुम्हें हर जगह के ऊपर ढूंढ रहे होंगे और वो लोग यहाँ पर अंदर तो नहीं आ सकते, इसलिए फिलहाल के लिए तुम यहीं पर रुको, तुम यहीं पर रह जाओ, हमारी जिन फैमिली में ही रहो। तो वो कहती है मैं यहाँ पर कैसे रह सकती हूँ। तुम्हारा शीमो से कहता है कि नहीं तुम यहाँ पर रह सकती हो, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करवाता हूँ। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है वो फैमिली का दिखाया जाता है जहाँ पर वुजुन को दिखाता है कि वो चिल्ला चिल्लाकर वाइफ कह रहा होता है कि मेरी वाइफ मेरी जानू कहाँ पर चली गई। वहीं पर वुहुआ को दिखाता है कि वुहुआ कहता है कि मुझे लगता है कि वो यहाँ पर से इसे बेवकूफ बनाकर चली गई और साइड के ऊपर से दोनों गार्ड होते हैं अंदर आते हैं और उनसे कहते हैं कि मास्टर हम लोग इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। तो मास्टर उनसे कहता है कि बताओ कि वो लड़की कहां पर है, तुम लोग उसे पकड़कर क्यों नहीं लाए। तो उनमें से एक उसे कहता है कि सर वो लड़की जिन फैमिली के अंदर चली गई है, हम लोग जिन फैमिली के अंदर नहीं जा पाए। अगर आपके ऑर्डर्स हो तो हम लोग सोल्जर्स को लेकर वहां पर जाते हैं, लेकिन इससे पहले ही मास्टर जो थर्ड मास्टर होते हैं वो अपने पास से नाइफ निकालते हैं और उसके ऊपर अटैक करके उस लड़की को मार डालते हैं। तो थर्ड अंकल यहाँ पर सबसे ज्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि उनका बेटा जो था उसकी वाइफ अभी भी यहाँ पर उसके पास से भागकर चली गई है। तो हुआ उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अंकल आपको शांत होने की जरूरत है। यहाँ पर जिन फैमिली के अंदर डायरेक्टली घुसकर उनके ऊपर अटैक तो नहीं कर सकते, लेकिन मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पर उस लड़की को वहां पर से निकाल सकते हैं, क्योंकि अब वो लड़की हमारे लिए बेकार और साथ ही उस लड़के शीमो को भी हम लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो थर्ड अंकल उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास वाकई में कोई प्लान है, तो जल्दी से करो, जल्दी करो, मुझे वो लड़की वापस चाहिए क्योंकि मैं उनको इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकता। तो वो उनसे कहता है कि अंकल आपसे किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर उनको छोड़ने वाला हूँ। जो भी हमारी जिन फैमिली के साथ जो भी हमारी वो फैमिली के साथ पंगा लेता है हम लोग उसे छोड़ेंगे कहाँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अकेले नहीं है जिनको यहाँ पर जिन फैमिली के लोगों से प्रॉब्लम है, स्पेशली उस शीमो से प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि मैं उन लोगों को यूज कर सकता हूँ। वो यहाँ पर फिफ्थ अंकल के बेटे की बात कर रहा होता है और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है फिफ्थ अंकल के बेटे का दिखाया जाता है कि वो कुछ पैसे लेकर आता है और शीजू से कहता है कि शीजू जो पैसे रख लो और हमें जो पिल दे दो। ब्रदर से कहो कि वो पिल ना ले। तुझे बात सुनने के बाद शीजू उन पैसों को भी झटक देती है और उसे गुस्से के साथ कहते हैं कि कहीं तुम पागल तो नहीं होगे मेरे कजिन ब्रदर, मुझे लगता है कि अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत है तभी तुम उस पिल के लायक हो सकते हो, वरना तुम्हें वो पिल नहीं मिलेगी। जरा अपनी तरफ देखो तो सही, तुम एक बहुत ही प्राउड वॉरियर बनने के लिए यहाँ पर उस पिल को हासिल करना चाहते हो, लेकिन तुम यहाँ पर एक लड़की के सामने आकर भीख मांग रहे हो कि मैं अपने भाई से कहूं कि वो उस पिल को छोड़ दे। हालांकि तुमने यहाँ पर अपनी जिंदगी में ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से तुम्हें वो पिल दी जाए। तो उसका कजिन ब्रदर उसे कहता है लेकिन मुझे यहाँ पर उस पिल की जरूरत है, तुम्हें पता है कि मुझे वो पिल कितनी ज्यादा जरूरी चाहिए, क्योंकि अगर वो मुझे पिल नहीं मिलती और मैं इस बार काइजुआन मास्टर स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाता तो मेरे डैड मुझे मार डालेंगे। तो वो उसे कहती है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे डैड तुम्हें मार डालते हैं या फिर नहीं, लेकिन अगर तुम वाकई में अपने आप को यहाँ पर साबित करना चाहते हो तो बहुत ही जल्दी यहाँ पर 4 मार्शल क्लब की आपस में कंपटीशन होने वाली है। उस कंपटीशन में हिस्सा लेकर अपने आप को साबित करके दिखाओ। हो सकता है कि फिर यहाँ पर मैं इस बारे में बात करूं और शीमू से कहूं कि वो पिल तुम्हें दे दे। कि उसका कजिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर उनमें से किसी एक को भी हराने के काबिल नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। इसी के साथ ही शीजू वहां पर से चली जाती है और कहती है इसका मतलब यह है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो और तुम पिल के लायक नहीं हो। उसके वहां पर से चले जाने के बाद यहीं पर वो हुआ को दिखाते हैं कि वहीं पर खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा होता है। तो वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हारी दाल इस तरह से बिल्कुल भी नहीं गलने वाली। तो वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हें बदले में बस मेरा एक काम करना होगा और उसके बदले में तुम्हें यहाँ पर वो पिल मिल जाएगी जो पिल तुम हासिल करना चाहते हो। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे शीमू का दिखाया जाता है कि हमारा शीमू जो होता है अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगाता है और फियर फिश बनकर वहां पर उस इन्विटेशन का जवाब देने के लिए चला जाता है, क्योंकि दिन के 2 बजे का उसे नोटिस मिला होता है कि 2 बजे यहाँ पर उसको चैलेंज दिया गया है। वो जल्दी से भागता हुआ उस क्लब के अंदर पहुंच जाता है, ल्यूफेंग क्लब के अंदर पहुंचता है जहां पर वेंगटियान ने पहले उन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से पीट दिया होता है। उसके दोनों ब्रदर्स यानी कि लीफेंग और साथ में गाओ जॉन वो दोनों
इतनी बुरी तरह से वहां पर मार खा के पड़े होते हैं और बाकी के सभी क्लब मेंबर्स भी ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं। तो वेंग टियानो से कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ पर आओगे, तो क्या तुम वाकई में तुम ही फियर फिस्ट हो? जबकि वो दोनों से कहते हैं कि बिग ब्रदर सेकंड ब्रदर तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तो शिमू आगे बढ़ता है और फेंगली से कहता है क्या तुम ठीक हो? मुझे लगता है कि तुम लोगों को यहाँ पर इससे फाइट नहीं करनी चाहिए थी, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो उसे बताता है कि ये यहाँ का टॉप मार्शल डिसाइपल है, ये फेंग सिटी में सबसे पावरफुल इसलिए कहलाता है क्योंकि पिछली बार का जो कंपटीशन हुआ था चारों क्लब का, उसमें इस लड़के ने अकेले सभी लोगों को हरा दिया था, जिसकी वजह से ये यहाँ का टॉप क्लास का एक वॉरियर बन चुका है। वैंग फैमिली का यंग मास्टर है, इसका नाम वैंग टियानहाओ है। इसके साथ ही वैंग टियानहाओ भी उठकर खड़ा आ जाता है और उसे कहता है कि मुझे इस बार में तो नहीं पता कि मैं वाकई में यहाँ का सबसे टॉप क्लास का मार्शल आर्टिस्ट हूँ या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इस फाइट से ये पता चल ही जाएगा कि हम दोनों में से बेस्ट कौन है। और साथ ही वो अपने स्पीयर को वहां पर अनशीथ करता है और कहता है मेरे साथ फाइट करो, तो देखते हैं कि हम दोनों में से यहाँ पर कौन जीत पाता है। क्या तुम वाकई में इस लायक हो कि तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करके जीत पाओ? और वो अपने स्पीयर को उसकी तरफ करता है और कहता है कि चलो जल्दी से आ जाओ, हम लोग यहाँ पर फाइट करेंगे। तो हमारा शिमो उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक स्मॉल फ्राई, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर आकर हमारे सेक्टर में इस तरह से फाइट कर सकते हो? तो हमारा शिमो यहाँ पर करेक्टर की बात कर रहा था क्योंकि वो इस वक्त इस क्लब की तरफ से बात कर रहा है। जब किसी के साथ ही फेंगली भी वहां पर बात करना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि वैंग टियानहाओ तुम इतना ज्यादा लो लेवल कैसे हो सकते हो कि तुम शुई गैंग के लिए उनकी तरफ से यहाँ पर हमसे फाइट करने के लिए चले आए? आज तुम्हारा शुई गैंग के साथ इतना कौन सा गहरा ताल्लुक है कि तुम उनके लिए यहाँ पर हमसे बदला लेने के लिए चले आए हो? तो जब वो यहाँ पर ये वाली बात करता है, इसी के साथ ही वैंग टियानहाओ अपने बाले को उसकी तरफ फेंक देता है और उसे कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर मेन कैरेक्टर से फाइट करने के लिए आया हूँ, साइड कैरेक्टर्स अपना मुंह बंद रखें। तो बाला जैसे उड़ता हुआ उसके करीब पहुंचता है, इसी के साथ ही हमारा शिमो वहां पर बीच में आ जाता है और उसके बाले को पंच मारता है, जिससे उसका बाला उड़ता हुआ वापस वैंग टियान की तरफ जाता है और वैंग टियान फिर से अपने बाले को कैच कर लेता है और उसे कहता है तुम्हारी फिस्ट तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकली, मैंने तुम्हारी फिस्ट के बारे में सुना है, लेकिन फिलहाल के लिए इन सभी कचरों को साइड के ऊपर करो और मुझसे फाइट करो, मैं तुमसे वन ऑन वन फाइट करना चाहता हूं। क्या तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करोगे भी या नहीं, या फिर इसी तरह यहाँ पर इन लोगों को मरता हुआ देखने वाले हो? इसी के साथ ही वैंग टियानहाओ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ मुझे काफी ज्यादा अच्छी लग रही है और मैं इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड भी हूं, तो चलो फिर यहाँ पर फाइट करके फैसला करते हैं कि दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है। तो अपना बाला लेकर जैसे उसके करीब पहुंचता है, इसी के साथ ही वहां पर करीब पहुंचने के बाद अपने बाले के साथ एक स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर बहुत सारी एनर्जी के साथ अटैक करता है। क्योंकि हमारा शिमो भी जल्दी से अपनी तलवार निकाल लेता है और अपनी तलवार निकालकर वहां पर उसके एनर्जी अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है, उन सभी को वहां पर ब्लॉक किया जा रहा होता है। लेकिन इसी के साथ ही वैंग टियानहाओ को दिखाता है कि वो जंप करते हुए ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर से जाकर अपने बाले के साथ ऊपर से अटैक करता है। जब ऊपर से अटैक करता है तो हमारा शिमो पीछे की तरफ फरता है, पीछे की तरफ फरता है तो वो नीचे की तरफ से अपने बाले के साथ उसके पांव के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो ऊपर की तरफ जंप कर जाता है। और यहाँ पर इन दोनों की फाइट जो होती है काफी देर तक चलती है, काफी देर तक वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं। कभी हमारा शिमो पीछे की तरफ फरता है तो कभी यहाँ पर वैंग टियान पीछे की तरफ फरता है और इसी के साथ ही हमारे शिमो को दिखाता है कि शिमो ग्राउंड के अंदर अपनी तलवार को दंसाकर वहां पर से कुछ पत्थर निकालता है और उन पत्थरों को सामने की तरफ थ्रो करता है। वो पत्थर बड़ी तेजी के साथ उड़ते हुए वैंग टियानहाओ की तरफ आगे बढ़ते हैं और वैंग टियान अपने बाले के साथ उन सभी को ब्लॉक कर रहा होता है और वहीं पर उन पत्थरों के बीच से उसकी तलवार उड़ती हुई आगे बढ़ती है। तो वो अपने बाले की नोक के साथ तलवार की नोक को वहां पर ब्लॉक कर रहा होता है, जबकि सेम टाइम के ऊपर हमारा शिमो पीछे से अपनी फियर फिस्ट को यूज करते हुए अपनी जो तलवार होती है उसके हैंडल के ऊपर पीछे से पंच मारता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है। जब वहां पर उसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है तो उसकी पंच की पावर इतनी ज्यादा होती है कि उसकी तलवार भी टूट जाती है और साथ ही वहां पर वैंग टियानहाओ का बाला भी टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तो उसके टूटने के साथ ही वैंग टियानहाओ उड़ता हुआ काफी दूर पीछे जाकर गिरने लगता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है। जब वो वहां पर संभल कर सामने की तरफ देखता है, इसी के साथ ही हमारा शिमो से पंच मारने के लिए उसके करीब पहुंच जाता है और जैसे ही वो उसे पंच मारने लगता है वैंग टियानहाओ से कहता है कि रुक जाओ, हम इस फाइट को यहीं पर रोकना होगा, मैं यहाँ पर तुम लोगों को जितना भी नुकसान पहुंचा उस सबकी भरपाई करने को तैयार हूं, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ये बात सुनने के बाद हमारा शिमो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 11 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वैंग टियानहाओ ने इतनी आसानी से यहाँ पर हार क्यों मान ली। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? शैंग्रीला की एपिसोड 12 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड भी हमने देखा था कि हमारा वैंग टियानहाओ जो होता है वहां पर आखिरी पंच खाने से पहले उसे कह देता है कि फाइट को यहीं पर रोक दो, मैं तुम्हें यहाँ पर पे करूंगा। तो शिमो से कहता है कि ये क्या बात हुई, तुम यहाँ पर आए और चैलेंज किया और हमसे फाइट करोगे, जब तुम्हारा दिल करेगा तुम इस फाइट को रोक दोगे, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते, ये क्या बकवास हो रही है। तो वैंग टियानहाओ से कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम यहाँ पर मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और मैं यहाँ पर इस बॉडी के साथ तुमसे फाइट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि अब मेरा बाला भी यहाँ पर टूट चुका है। जब मुझे पता है कि
कि मैं यहाँ पर तुमसे फाइट को जीत नहीं सकता, तो फिर मैं इतना बेवकूफ तो नहीं हूँ जो यहाँ पर तुमसे फाइट करना शुरू कर दूं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेता हूँ, अपनी स्पीयर आर्ट को और ज्यादा बेहतर कर लेता हूँ, तो फिर मैं आसानी से तुम्हें हरा सकता हूँ। साथ ही वहाँ पर वो काफी सारी बातें करता है, यानी कि ट्रेनिंग के रिलेटेड और इसके हारने या जीतने के बारे में बातें कर रहा होता है कि मैं भी बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, कल को यहाँ पर मैं तुमसे दोबारा चैलेंज करने के लिए आऊंगा, तुमसे जीत जाऊंगा। और साथ ही वो अपने पास से पैसे निकालता है और उसे कहता है कि इस बैग के अंदर काफी सारे गोल्ड बीन्स हैं, मुझे लगता है कि तुम सभी कुछ यहाँ पर अपने लिए मेडिसिन खरीदने और साथ में इस जगह की टूटी फूटी चीजों को दोबारा से रिकवर करने के लिए इतने पैसे काफी रहेंगे। और मैं यहाँ पर से फिलहाल के लिए जा रहा हूँ, हमारा जो चैलेंज है यहीं पर खत्म होता है और अगली बार मैं तुमसे फाइट करने के लिए जरूर आऊंगा, मैं तुम्हारा नाम जरूर याद रखूंगा, जब मैं यहाँ पर अगली बार आऊंगा मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगा। और वहां पर से भागकर चला जाता है। उसके चले जाने के बाद वो सभी लोग वहां पर दोबारा उठते हैं और एक दूसरे को संभाल रहे होते हैं। शिमू जो होता है वहां पर ब्रदर फेंगली को उठाता है, जाकर उसे चेयर के ऊपर बिठाता है। तो ब्रदर फेंगली उसे कहता है कि ब्रदर शी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर टाइम के ऊपर हम सभी की जान बचाने के लिए आने के लिए, अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो हम सभी ब्रदर्स यहाँ पर वेंटियान हाउस से बहुत ही बुरी तरह से मार खा रहे होते, लेकिन तुमने यहाँ पर आकर उसे हरा दिया। शिमू उनसे कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि इस तरह का एक पावरफुल इंसान भी यहाँ पर इस टेरिटरी वार में हिस्सा लेने वाला है, क्योंकि अगर यहाँ पर ये बंदा दोबारा अटैक करने के लिए आता है तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं बचा पाऊंगा। जबकि फेंगली उसे कहता है कि वेंटियान हाउस यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है, इसने लियांशुई गैंग को भी ज्वाइन किया हुआ है और उनका बहुत ही पावरफुल पोटेंशियल मेंबर है। ये जिन गैंग मार्शल क्लब को रिप्रेजेंट करता है। पिछली बार यहाँ पर चारों क्लब्स की जो फाइट हुई थी उसमें जिन गैंग क्लब ने यहाँ पर पहली पोजीशन को जीता था, क्योंकि उस वक्त वेंटियान हाउ ने अपने स्पीयर के साथ अपने सारे के सारे ओपोनेंट्स को बड़ी आसानी से हरा दिया था। साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ को देख लिया होगा, क्योंकि तुम भी इस बार के 4 क्लब मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हो, तो वहां पर वेंटियान हाउ भी आएगा और हो सकता है कि तुम दोनों की भी वहां पर फाइट हो। तो फेंगली उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें इसे संभल कर रहना होगा। जबकि हमारा शिमू भी वहां पर सोच रहा था कि मुझे भी तेजी के साथ जल्दी से जल्दी अपनी आयरन बॉडी टेम्परिंग टेक्निक को मास्टर करना होगा, क्योंकि अगर इस लड़के के साथ वहां पर मेरी फाइट होती है जो कि अब पहले से स्ट्रॉन्ग होकर वहां पर आएगा, मुझे लगता है कि मैं इस फाइट में नहीं जीत पाऊंगा। फेंगली उसे कहता है कि ब्रदर शिमू तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुमने यहाँ पर हमारे फेंग सिटी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल को हरा दिया, इसका मतलब यह है कि अब उसकी जगह के ऊपर तुम यहाँ पर टॉप क्लास के मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हो, तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, क्यों ना तुम यहाँ पर अभी यहाँ पर हमारे सेक्टर को ज्वाइन कर लो, अभी भी तुम्हारे पास वही ऑफर है, ब्लैक फॉक्स सेक्टर को ज्वाइन कर लो और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ सभी को हरा देंगे और हम लोग अपनी बाकी की सभी टेरिटरीज को भी वापस हासिल कर लेंगे। तुम्हारे शिमू से कहता है कि नहीं प्लीज मुझे माफ करना, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन करने वाला हूँ, तुम मुझे पैसे दो, मैं बदले में तुम्हारा काम कर दूंगा, लेकिन किसी छोटे मोटे सेक्टर को ज्वाइन करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। मैं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, मेरा रास्ता बहुत ज्यादा लंबा है और मुझे भी बहुत ज्यादा आगे जाना है, मैं किसी एक सेक्टर को ज्वाइन करके यहाँ पर आराम से बैठ नहीं सकता। तो फेंगली से कहता है कि ब्रदर यहाँ पर इस बारे में दोबारा सोच कर देखो, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम हमारे मार्शल आर्ट्स की इस गैंग को ज्वाइन कर लेते हो तो मुझे लगता है कि तुम्हारे आगे का रास्ता और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर बहुत ही अच्छी और बहुत ही कमाल के मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हो, लेकिन अगर तुम यहाँ पर हमें ज्वाइन करते हो तो फिर तुम्हारे नीचे यहाँ पर तकरीबन 100 लोग होंगे जो तुम्हारे नीचे काम करेंगे और तुम्हारे लीडर बन जाओगे। शिमू से कहता है कि नहीं प्लीज मुझे माफ करना, पर मैं किसी छोटे सेक्टर को ज्वाइन नहीं करने वाला, मुझे एकेडमी को ज्वाइन करके अपने आप को एक मार्शल आर्टिस्ट बनाना है। और साथ ही वो उसे पैसों का थैला देता है और उसे कहता है ये वो पैसों का थैला है जो वेंटियान हाउस यहाँ पर देकर गया है, तुम इससे अपने जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन सभी को पूरा कर सकते हो। और इसी के साथ ही मेरा शिमू वहां पर से निकल जाता है और उसे कहता है कि मुझे जाकर ट्रेनिंग करनी होगी। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें ट्रेनिंग रूम का दिखाया जाता है, जहां पर वो सभी तीनों हटे कटे लोग जो होते हैं अपने डंडू के साथ शिमू के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर आयरन बॉडी टेम्परिंग टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी के साथ दिखाता है कि उनके डंडे टूट जाते हैं। तो मास्टर ली भी इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर हमारे डंडे टूट गए, लेकिन इस लड़के की बॉडी के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब यह है कि इस लड़के ने यहाँ पर सक्सेसफुली आयरन बॉडी टेक्निक को मास्टर कर लिया है। तो वो सभी लोग इस बात से काफी हैरान होते हैं, स्पेशली मास्टर ली भागते हुए आगे बढ़ते हैं, उसे झंझोड़ते हुए कहते हैं लड़के लड़के मैंने जो सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पर आयरन बॉडी टेक्निक को मास्टर कर लोगे, तुम्हारी वजह से हम लोगों ने भी यहाँ पर कितना बर्दाश्त किया, तुम्हें कितनी बुरी तरह से पीटते रहे, लेकिन उसके बाद अब फाइनली यहाँ पर तुमने इसको अचीव कर लिया और ऊपर से तुम यहाँ पर बॉडी टेम्परिंग के 11th लेवल तक भी पहुंच चुके हो। तुम्हारा शिमो जो होता है वहीं पर ग्राउंड के ऊपर लेट जाता है, साथ ही सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर कितना कुछ एंड्योर किया और फाइनली मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। तो फिर साथ ही वो उठता है मास्टर ली को वहां पर रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि टीचर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे यहाँ पर टीच किया और मुझे यहाँ पर इतना महान बनाया। उसके मास्टर से कहता है कि लड़के मुझे पता है कि तुम कितने काबिल हो, अगर तुम यहाँ पर मुझे थैंक यू बोलना चाहते हो तो फिर थैंक यू इस तरह से नहीं बल्कि दूसरी तरह से बोलो। तुम यहाँ पर इस बार के 4 मार्शल आर्ट्स के कंपटीशन में हमें यहाँ पर हमारे क्लब को जितवा दो, अगर तुम यहाँ पर मेरे क्लब को जितवा देते हो, हमारे ल्यूफेंग क्लब को जितवा देते हो तो फिर तुम्हारा थैंक यू यहाँ पर पूरा हो जाएगा और मैं यहाँ पर इस बात को समझूंगा कि मैंने बहुत ही अच्छे डिसाइपल को ट्रेनिंग दी है। तो हमारा शिमोन से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर आपको भी मेरी एक रिक्वेस्ट माननी होगी, मैं यहाँ पर आपके लिए करूंगा लेकिन आपको मुझे यहाँ पर ब्लेड थ्रोइंग आर्ट सिखानी होगी। तो मास्टर ली से कहते हैं अच्छा ठीक है मैं तुम्हें सिखा दूंगा। फिर साथ ही उसे कहता है कि अब
जबकि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल 11वें लेवल तक पहुंच चुकी है। लेकिन ये मत सोचना कि उस कंपटीशन में जितने लोग आने वाले हैं वो तुमसे कमजोर होने वाले हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि वो सभी लोग 10वें या फिर 11वें लेवल पर हो सकते हैं, लेकिन तुम उन सभी के सामने अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर तुमसे पहले से ट्रेनिंग कर रहे हैं और सभी लोग यहाँ पर तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। स्ट्रॉन्ग नहीं मतलब एक्सपीरियंस्ड हैं। पर शिमो जो होता है उनकी बात सुनने के बाद वहां पर वैंग टियानहाओ को याद करता है और कहता है कि मास्टर, आपने जो कुछ भी कहा मुझे इस बात की अच्छे से समझ आ रही है। मैं इस बात को समझता हूँ कि वो सभी लोग मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। और इसी के साथ ही में नेक्स्ट सीन जो होता है वो जिन गैंग क्लब का दिखाया जाता है, जहां पर उसका अंकल जो होता है यानी कि वैंग टियानहाओ का अंकल उसके पास आता है। तो आने के बाद वो देखता है कि वहां पर उसके भतीजे ने बड़ी आसानी के साथ ब्लेजिंग स्पीयर आर्ट को मास्टर कर लिया होता है। तो उसे कहता है कि ये क्या तुमने यहाँ पर स्काई स्टैंस ब्लेजिंग स्पीयर आर्ट को मास्टर कर लिया? तो वो कहता है कि हाँ अंकल, मैंने यहाँ पर इसको मास्टर कर लिया। कौन सी चीज है जो वैंग टियानहाओ जो मास्टर नहीं कर सकता, मैंने इसको फाइनली अचीव कर ही लिया है। तो उसके अंकल उसे कहता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है। तुम्हें पता है कि लास्ट टाइम तुमने तीनों स्कूल्स को बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया था, उनमें से कोई भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाया था, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार वो सभी लोग अपनी हार का बदला लेने के लिए पूरी तैयारी करके आने वाले हैं और तुम्हें भी यहाँ पर पूरी तैयारी करनी चाहिए। तो वैंग टियानहाओ उनसे कहता है कि हाँ अंकल, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं मैं भी यहाँ पर उसी तरह से पूरी तैयारी कर रहा हूँ। अब जो वो यहाँ पर जिसको भी भेजने वाले हैं मैं उसे बड़ी आसानी से हरा दूंगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इस बार वो लोग किन किन लोगों को भेजने वाले हैं? तो उसके अंकल उसे बताते हैं कि मुझे बाकी सभी के बारे में तो श्योर नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर फी होंग क्लब के बारे में इतना पता है कि उन लोगों ने उनके पास अपना कोई कल्टीवेटर ऐसा नहीं था, यानी मार्शल आर्टिस्ट नहीं था। इसी वजह से वो दूर एक गांव से कल्टीवेटर लेकर आए हैं, एक मार्शल आर्टिस्ट जिसने यहाँ पर अर्थ टाइप की अर्थ बॉडी टेक्निक को मास्टर किया हुआ है। उस स्पेशल बॉडी टेक्निक को सॉलिड अर्थ कहा जाता है। तो वो लोग एक बंदा ढूंढ कर लाए हैं, उसकी बॉडी यहाँ पर अर्थ से जितनी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बात सुनने के बाद वैंग टियानहाओ से कहता है अगर वाकई में उस बंदे ने सॉलिड अर्थ को मास्टर किया है तो इसका मतलब यह है कि मेरा बाला उसके सामने बिल्कुल बेकार है। उसे कहते हैं कि हाँ यही बात तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि तुम्हारी ब्लेजिंग स्पीयर आर्ट जो है उसके सामने बिल्कुल बेकार हो जाएगी, वो पूरी तरह से डिफेंसिव होने वाला है तुम्हारे सामने। तो वैंग टियानहाओ उनसे कहता है कि अच्छा तो ये बात है, लेकिन फिर साथ ही उनसे कहता है कि यहाँ पर चाहे वो कितने ही लोगों को क्यों ना बुला ले, चाहे उनके पास कितनी स्पेशल बॉडीज क्यों ना हो, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे में इंटरेस्टेड हूँ जिससे मुझे फाइट करनी है। उम्मीद करता हूँ कि वहां पर अरीना में जरूर आएगा। कि अंकल उसे कहते हैं क्या तुम यहाँ पर उस फियर फिस्ट की बात कर रहे हो जिसके साथ तुम फाइट करके आए थे, जिसने तुम्हारे बाले को भी तोड़ दिया था? तो वो कहता है हाँ अंकल, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं यहाँ पर अपने स्काई टैंक्स को इसी वजह से मास्टर कर पाया हूँ, मैं उससे फाइट करने के बाद इसको अचीव कर पाया हूँ और मैं यहाँ पर इसको आजमा कर देखना चाहता हूँ क्या मैं इसको हरा पाऊंगा या नहीं। इसके साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है वो हुआ का दिखाया जाता है कि वो कजिन ब्रदर के पास आता है और उसे आकर कहता है कि मेरे लिए तुम्हें एक काम करना होगा। वो उसे वहां पर कुछ पॉइजन देता है और कहता है कि तुम्हें इस पॉइजन को जैसे तैसे करके शिमू की बॉडी के अंदर डालना होगा। इस पॉइजन के उसकी बॉडी के अंदर जाने के बाद शिमू का पत्ता साफ हो जाएगा। जब शिमू ही नहीं रहेगा तो फिर यहाँ पर वो पिल उसे नहीं दी जाएगी, वो पिल तुम्हें ही मिलने वाली है। बस मेरा ये काम कर दो और बदले में वो पिल तुम्हारी हो जाएगी। वो हुआ उसे वो पॉइजन देखकर चला जाता है, जबकि कजिन ब्रदर जो होता है पूरी तरह से डिटरमिन्ड होता है कि उसे वो पिल चाहिए और इसके लिए वो शिमू को पॉइजन देने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 12 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग यहाँ पर चारू मार्शल क्लब का आपस में कंपटीशन देखेंगे और उस कंपटीशन में देखेंगे कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है।